अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन और मैं हूं इमरान हसन। आज पीर है और एक और नए दिन का आगाज हुआ चाहता है, नए हफ्ते का आगाज हुआ चाहता है। इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अपनी सैलरी के आने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो कि महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं। और जब महीने के आखिरी दिन चलते हैं तो जितने भी तनख्वाहदार लोग होते हैं सबसे पहले उनकी नजर सैलरी पे होती है। और फिर आपका ये वाला टाइम होता है जब आप उधार मांगना शुरू करते हैं अपने बहन भाइयों से, अपने अम्मी अब्बू से, और वो उधार फिर आपको सैलरी आते आते जब आपको चुकाना होता है तो फिर आप रियलाइज करते हैं कि आधा उधार तो आप अपनी सैलरी पर ही दे चुके हैं। कुछ लोग अपनी बेगमात से भी उधार लेते हैं, आपको पता है इन दिनों में कि आप थोड़े से पैसे। कैसे पता? नहीं मुझे मतलब मुझे मैं मुआशरे में रहता हूँ, तो बेगमात के हवाले से कोई बात करो कहते हैं तो भाई एक्सपीरियंस अच्छा मैंने ड्रामों में देखा है। चलिए ड्रामों में देखा है। अच्छा जनाब, उम्मीद करते हैं कि मंडे का दिन है। अच्छा वो कहते हैं ये वो पीर है जिसका कोई मुरीद नहीं हो। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो इस पीर के मुरीदा बने भी नहीं, काम करें अच्छे से, वीक का आगाज करें। एक बात जो शुरू में हमने करनी जरूरी समझी वो है जनाब भिखारियों के हवाले से। हमने अक्सर देखा है, बल्कि हम खुद भी उसी सारे अमल का हिस्सा है। सिग्नल्स के ऊपर जहाँ भी खास तौर पर अर्ली इन द मॉर्निंग जब हम ऑफिस या वर्क प्लेसेस पे जा रहे होते हैं, बहुत सारे भिखारी आते हैं, गाड़ी नॉक करते हैं। आप बेफिक्र होकर उनको जितने भी पैसे सिर्फ इस घर से कि आपका पूरा दिन अच्छा गुजरे, रहमत बरकत रहे, आप दे देते हैं। और इस चीज़ का ख्याल किए बगैर दे देते हैं कि क्या ये शख्स डिजर्व करता है जिसको आप पैसे दे रहे हैं। नहीं, इस वक्त एक बहुत बड़ा माफिया सरगर्म है। इस्लामाबाद में तो बाकायदा ऑपरेशन हो रहा है और लाहौर में भी स्पेसिफिकली हम सिग्नल्स वगैरह पे बात करते हैं। हम किसी को देने से मना नहीं करें, बट कोशिश ये करें कि अगर आप जिस नीयत से अपना सदका या किसी चीज़ के लिए आप दे रहे हैं पैसे, तो वो आप ऐसे लोगों को दें जो उसके असल हकदार है। उनको ढूंढना मुश्किल होता है, बट स्टिल कोशिश करें कि आपके घर में जो डोमेस्टिक हेल्प है या इर्द गिर्द उनके लोग हैं, आपके मोहल्लेदार या आपके इलाके में कोई लोग हैं, आप उन तक पहुंचाएं ताकि डिजर्विंग लोगों तक पहुंचे और उसका जो एसेंस है बेसिकली वो भी मेंटेन रहे। हमने रमजान में भी इस हवाले से बहुत बात की थी। इसमें सबसे पहले असल हक आपके करीबी रिश्तेदारों का होता है, जिनके ऊपर आप अगर कोई गरीब आपकी फैमिली में है तो उस तक आप दे दें तो आपका सदका हो जाता है। और दूसरा ये मेरी आंखों के सामने कुछ दिन पहले के एक वाक़या, खातून से एक शख्स ने ऐसे एक बच्ची उठाई हुई, उसने पैसे मांगे और वो अमीर अच्छी बड़ी गाड़ी में खातून थी, उन्होंने 500 रुपये उसको निकाल के दे दिए। और खैर थोड़ी देर बाद मैं गाड़ी से उतरा तो वही शख्स मेरे सामने आके दोबारा कहता है सर मैं रोटी नहीं खाती, मैंने खाना नहीं खाया। तो मैंने उससे कहा कि यार अभी तुमने 500 रुपए लिए हैं उसूली तौर पे, तो तुम्हें ये लेके अब घर चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें एक दिन का खर्चा तो मिल गया है। लेकिन चूंकि वो एक हैबिचुअल आदमी था और ऐसे कई लोग हैं जो आदतन मांग रहे होते हैं, तो हमारी ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पैसे दे के न सिर्फ कि हम नेकी नहीं करते बल्कि उल्टा उस बुराई के अंदर अपना हिस्सा डाल देते हैं जो वो लोग एक आदत की सूरत में सिग्नल्स पे और दीगर जगहों पर कर रहे होते हैं। तो लिहाजा हमने सुबह सुबह सोचा आपके साथ ये बातें करें, लेकिन आज के शो में और भी बहुत सारी हमने आपसे बातें करनी है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो कुछ हैपनिंग्स हो। उसके साथ साथ जी हमारे पास कुछ खास मेहमान भी, और आज एक नई सीरीज भी शुरू होने वाली है, सेगमेंट निकले तेरी तलाश की, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। बजट मंजूरी और ऑपोजिशन की हिकमत अमली का मुकाबला कैसे करना है। वजीर आजम ने हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के अरकान को आज इशाइये पर बुला लिया। बलोचिस्तान में ऑपोजिशन जमातों का धरना 8वें रोज भी जारी। ऑपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर ने बजट को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दिया। कोरोना की तीसरी लहर कंट्रोल में, सिंध भर में दरगाहें और मज़ारात आज से खुल जाएंगे। मास रेसलिंग वर्ल्ड कप में मेडल्स जीतने वाले सैयद औरंगजेब शाह और जैन उमर होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में बात करेंगे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से उनके नॉवेल मंतकुत तीरुल जदीद पर। सेगमेंट देसी फूड में फरियाल राना खिलाएंगी लाहौर का मशहूर मदीना यखनी पुलाव। और कौमी टीम की इंग्लैंड में जीत पर नजरें, खिलाड़ी आज से ट्रेनिंग शुरू करेंगे। 2 इंटर स्क्वाड प्रैक्टिस मैचेस भी खेले जाएंगे। क्रिकेट में एक और हैपनिंग होने वाली है, दुआएं और कोसने का अमल फिर शुरू होने वाला है। पाकिस्तानी टीम को कुछ दुआएं देंगे, थोड़ी बार की परफॉर्मेंस हुई अच्छी, उसमें खुश होंगे। लेकिन इस बार अच्छी बात ये कि वर्ल्ड चैंपियन के साथ हम खेलने जा रहे हैं और इंग्लैंड की बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हमारी हो जानी है। मिसबा ने कहा है कि अब ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि टीम एंजॉय भी करे क्रिकेट को और अच्छी क्रिकेट भी खेले। हाँ पहली बार मिसबा, अच्छा पहले भी कहते रहते हैं। दिखाते हैं आपको जी आज की बड़ी खबर।
सबसे पहले बड़ी खबर, और बड़ी खबर है कौमी और बैनुल-अक़वामी मामलात के हवाले से। इन्हीं पे हमने बात करनी है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की मुश्किलात बढ़ रही हैं। FATF के हवाले से बड़ी उम्मीद थी हमें, यकीन था इन पर कि पाकिस्तान 27 नुकात में से 26 पर अमल करने के बाद कामयाब ठहरेगा, ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। FATF ने पाकिस्तान की इस पेशरफ्त का इतराफ़ भी किया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को मजीद 4 माह के लिए ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया। बिल्कुल, बात की जाए मनी लॉन्ड्रिंग की और टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से पाकिस्तान को मजीद 6 निकात थमा दिए गए हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से भी बात करें तो वो भी मुसलसल ख़राब हो रही है। अमरीकी फ़ौजों का इनखला तेज़ हो चुका है, तालिबान की पेशकदमी भी जारी है। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को पसपाई का सामना है और अमरीकी सदर जो बाइडन से अफगान क़यादत की मुलाकात भी हो चुकी है, जिसमें अफगानिस्तान को दोबारा दहशतगर्दी को गढ़ ना बनने पर भी इत्तफाक किया गया है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का 2 टोक बयान आया है। न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अफगान तालिबान को वाज़ेह अल्फाज में पैगाम दिया है कि अफगानिस्तान पर बज़ौर ताकत कब्जे को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये अब बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बिलखुसूस हो रही है, लेकिन खैर इस पे आगे बात करते हैं। अगर तालिबान ने ऐसा किया तो अपनी सरहद बंद कर देंगे, वज़ीर आज़म ने ये कहा, और ये सिचुएशन मजीद क्रिटिकल हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर का ये भी कहना था कि अफगानिस्तान में वोट के जरिए आने वाली तब्दीली ही पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल होगी। इसके साथ साथ हम अगर थोड़ा सा मुल्की सियासत की जानिब आ जाएँ और उसके हवाले से भी चूँकि पीर है तो हम आपको आगाह करना ज़रूरी समझते हैं। गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान जो तलखियाँ हैं वो इस वक्त भी बरकरार है। कौमी असम्बली में बजट पर बहस मुकम्मल हो चुकी है। अब फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी होनी है, इसको टेबल किया जा रहा है। अपोजिशन ने बजट की मंजूरी रुकवाने का ऐलान कर रखा है, जो कि हमेशा हर साल होता है, और गवर्नमेंट का दावा है कि बजट आसानी से मंजूर हो जाएगा। इसी हवाले से आज प्राइम मिनिस्टर ने अपने जो इत्तेहादी हैं, अपने जो साथी हैं और ओबियसली अपने जो पार्टी के लोग भी हैं, उनके एजाज में एक इशाइया भी दे रखा है। बिल्कुल, इलेक्शन एक्ट मीमी बिल पर गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को हक नुमाइंदगी का एक नया फार्मूला पेश कर दिया है। तजवीज़ के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कौमी असम्बली में 5 से 7 और सेनेट में 2 नशिस्तें मखसूस की जाएंगी और इन नशिस्तों पर नुमाइंदगी का तरीकाकार और शराइत पार्लियामेंट में तमाम सियासी जमातें मिलकर तय करें। बिल्कुल, ये फार्मूला वैसे बुरा नहीं है। जैसे इससे पहले सीटें मुख्तलिफ अक़लियतों के लिए भी हैं, ख़वातीन के लिए भी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए भी हो सकती हैं। कहने का मतलब ये कोई हल निकल सकता है। हमें इन सभी मामलात के ऊपर, ख़ास तौर पर जो अफगानिस्तान के अंदर बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, जो FATF के ऊपर अब बहस शुरू हो गई है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह हो रहा है कि क्या ये एक तकनीकी फ़ोरम है या सियासी फ़ोरम है। हमारे वज़ीर ख़ारिजा भी इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे चुके हैं। इस सारे मामले पर बात करते हैं और वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ही हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, अल सुबह हमें वक्त देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। एक तो आपका बयान जो सामने आया, सारी कौम ने उसको पढ़ा भी और देखा भी। मैं चाहता हूँ इसको हम ज़रा फर्दर मजीद आगे ले जाएं। एक तो ये कि अब पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी है, जो पाकिस्तान के सीरियस कंसर्न्स मौजूद हैं। हमने तकरीबन एक नुक्ता छोड़कर सभी नुकात पे अमल कर लिया, तो उसके बाद हमें एक नई लिस्ट दे दी गई। लगता ऐसे है कि बज़ाहिर ये सियासी फोरम लगता नहीं है, अब तकनीकी फोरम लगता नहीं है, सियासी फोरम लगता है और पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखने की कोशिश लगता है FATF। मजीद इस पर क्या कहेंगे आप शाह साहब? जी, मैं तो अपना मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह तौर पर अर्ज कर चुका हूँ, कौम के सामने रख चुका हूँ और दुनिया से मेरी जो इंगेजमेंट हुई है वज़ीर ख़ारिजा से, मैं बारहा उनसे यही गुजारिश करता रहा। मुझे फिर आखिर पब्लिक होना पड़ा, लेकिन मैं जितनी बायलैटरल गुफ्तगू होती रही है ये उनसे अर्ज करता रहा हूँ कि हिंदुस्तान पॉलिटिसाइज कर रहा है इस फोरम को और ये टेक्निकल फोरम है, इसको पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। जहाँ तक FATF के मकासद हैं, अगर उनका मकसद है मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करना, अगर उनका मकसद है टेरर फाइनेंसिंग पर काबू पाना, तो ये हमारा भी हदफ है और हम इस पे आगे बढ़ते चले जाएंगे पाकिस्तान के मफाद के लिए। ये नहीं कि FATF क्या कह रहा है, यहाँ FATF के और हमारे तकाजे, हमारी सोच यकजा है। वो अपने अंदाज से कर रहे हैं, हम अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहे हैं। लेकिन देखना ये है कि पाकिस्तान में जो पिछले 2 सालों में जो पेशरफ्त की है, हमें जो प्रोग्राम दिया गया था बहुत मुश्किल था उस पर अमल करना, लेकिन हमने किया। 14 कवानीन में हमने तरमीम की, नई कानून साजी की
हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लिए, हमने जो लोग हैं उनकी निशानदेही भी की, उनकी गिरफ्त भी की और कन्विक्शंस भी हासिल की। हमारी अदालतें अपना रोल अंजाम दे रही हैं, हमारी एग्जीक्यूटिव अपना रोल प्ले कर रही है, हमारी मुकन्नना ने, हमारी असेंबली ने अपना रोल प्ले किया है और जिम्मेदाराना रोल प्ले किया है। अब सवाल ये है, आज क्या दुनिया हमारे कवानीन को सामने रखकर और जो भारत के कवानीन हैं उनका मवाजना करने के लिए तैयार है? और जो उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या उनको भी कटहरे में खड़ा करने के लिए तैयार है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं, ये मेरा सवाल है। ठीक है शाह साहब, इसमें फिर अल्टीमेटली जो रोल है वो सिफारतकारी का ही आता है कि दुनिया हमारी बात सुने, हमारा मौक़िफ़ सुना जाए। सफारतकारी में अल्लाह के फजलो करम से मैं आपको अर्ज कर दूं, सफारतकारी में चीन ने खुल के हमारा साथ दिया, सऊदी अरब ने खुल के हमारा साथ दिया, मैं अर्ज करता चलूं जीसीसी ममालिक ने खुल के हमारा साथ दिया, मलेशिया ने खुल के साथ दिया, इंडोनेशिया ने खुल के साथ दिया। ठीक है, जितने अरब ममालिक हैं जो जीसीसी के मेंबर्स हैं उन्होंने हमारा साथ। उसके बावजूद शाह साहब रिजल्ट हमारे हक में नहीं आया, नतीजा हमारे हक में नहीं निकला, अगर इतनी बड़ी ताकतें हमारे साथ हैं। आप देखें, अमेरिका से हमारी कई नशिस्तें हुई और अमेरिका को सदर ट्रंप से वजीर आजम ने खुद बात की, मैंने बात की, उनके वजीर खारजा जो साबका थे पॉम्पियो उनसे बात की और सब ने कहा, मेरी मौजूदगी है न्यूयॉर्क में, वजीर आजम की मौजूदगी में, स्विट्जरलैंड में, अपना डेवोस में, कि हमें पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। लेकिन फिर बहुत सी मसलतें सामने आ जाती हैं। मैं उसी मसलत के हवाले से सवाल करना चाहता हूँ शाह साहब, जो हालिया बयानात वज़ीर आज़म के हैं, ख़ास तौर पे जिन्होंने अमरीकी टीवी HBO को इंटरव्यू में दो टोक अल्फाज में एक मौक़िफ़ इख्तियार किया, क्या ये वजह तो नहीं FATF में हमारे स्टिल ग्रे लिस्ट में रहने की? देखिए, मैं बेवजह कोई क्या सराई नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा, हमने जो कुछ किया पैकेज के मामलात को सुलझाने के लिए मुल्क की मफाद में किया। अड्डे देने से इनकार हमने मुल्क की मफाद को सामने रखते हुए किया। हम जो करेंगे इंशाअल्लाह पाकिस्तान के मफादात को अव्वलियत देते हुए करेंगे। ठीक हो गया। शाह साहब, अफगानिस्तान की सूरत हाल की भी बात करें, मुसलसल ख़राब होती हमें दिखाई दे, और अगर हम बात करें अमरीका का अफगानिस्तान में जो सियासी सेटलमेंट है उसके बगैर इनखला पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? देखिए, अर्ज ये है कि ये जिम्मेदारी अफगानों पर आयद होती है जब अमेरिका ने एक फैसला कर लिया। अब देखिए, सदर बाइडेन ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि 20 साल हमने वहां गुजारे, हमने तकरीबन $1 ट्रिलियन जो है वहां खर्च किया, हमने वहां ट्रेनिंग दी, हमने आपको लैस किया, हमने सब कुछ किया, हमने इदारे खड़े किए। अब हम मुस्तकिल तौर पे तो वहां नहीं रह सकते और उनकी आवाम जो है, अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन आज उनको इजाजत नहीं दे रही कि वो मुस्तकिल वहां रहे। तो बिलाखिर उन्हें वापस जाना था। अब जब वो वापस लौट रहे हैं, उन्होंने फिर भी उसकी हौसला अफजाई के लिए कहा कि हम आपकी माली इमदाद जारी रखेंगे, हमारी पार्टनरशिप का एक नए बाब का हम आगाज कर रहे हैं, हम मिलिट्री सपोर्ट के अलावा दीगर सपोर्ट जो है, हम आपको जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, दीगर सपोर्ट है, हम देने के लिए तैयार है। जहां तक अमन का ताल्लुक है, वो तो अफगानों ने मिल बैठ के तय करना है ना कि मुल्क में आइन कैसा हो, निज़ाम कैसा हो, अख्तियारात किसको क्या देने हैं, हकूक किसके क्या बनते हैं, ये तो अफगान अवाम ने करना है। पाकिस्तान जैसियत एक पड़ोसी तो वो भी है और जो मदद कर सकता है आप मदद भी कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान ने इतना क्लियर स्टैंड लिया, दो बेसली हमने अपने इंटरेस्ट को देखना है,
लेकिन ये बड़ा क्लियर स्टैंस है कि हमारी ज़मीन अफगानों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी और उसके आफ्टर शॉक्स भी आना शुरू हो गए हैं, माने या ना माने। एक दुनिया की तरफ से प्रेशर भी है और आपको ओबियसली बहुत बेहतर पता है इस सारे मामले के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें या तालिबान को एक टेबल के ऊपर लाने की कोशिशें फिलवक्त कारगर साबित नहीं होती और तालिबान मुसलसल पेशकदमी किए जा रहे हैं, खाना जंगी होती जा रही है। और दूसरी जानिब जो अफगान फौजी हैं या अशरफ गनी साहब की फौज है या इटसेल्फ अशरफ गनी साहब हमें बिल्कुल गैर मुअस्सर नजर आते हैं शाह साहब। तो ये सारी सूरत हाल अल्टीमेटली पाकिस्तान के ऊपर एक बर्डन बिल्ड कर रही है जो कि खित्ते के अंदर तवाजुन चाहता है। हमारी पॉलिसी क्या है, हम क्या लायामल रखते हैं इस सूरत हाल को? हमारी पॉलिसी में कोई अभाम नहीं है, बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है। हमारी पॉलिसी है अफगानिस्तान में अमन हो, अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हो, अफगानिस्तान तरक्की करे, खुशहाल हो, अफगानिस्तान के साथ हमारी तिजारत दुगनी हो, अफगानिस्तान के जरिए हमारी रीजनल कनेक्टिविटी हो। हमारी ये पॉलिसी है। शाह साहब, वो होता नजर नहीं आता जिस तरह पेशकदमी तालिबान कर रहे हैं, जिस तरह अशरफ गनी एक स्टबर्ननेस का मुजाहिरा कर रहे हैं। जी सर, होना ना होना और चीज है। आपने पॉलिसी की बात की, हमारी पॉलिसी वाज़ेह है, उस पर हम कामयाब हैं, हम कोशिश करते रहेंगे, जो हमारे बस में हम करेंगे। लेकिन अफगानों के फैसले हम नहीं कर सकते। क्या अफगानिस्तान के फैसले हम कर सकते हैं? क्या उनके जो अमन के मुज़ाकरात हैं वो हमने फैसला करना है? हम नहीं कर सकते। हम तो उनके फैसले का एहतराम कर सकते हैं। और अगर वो फैसला इस सूरत में ही होता है जो एक स्टबर्ननेस अशरफ गनी साहब की जानिब से बरकरार है, तालिबान खाना जंगी की तरफ बढ़ते रहते हैं, 69 अजला पे काबिज हो चुके हैं, मजीद 403 अजला सारे के सारे अफगान अवाम को जो तकलीफ में है, कर्ब में है, उन्हें क़यादत पर दबाव डालना चाहिए। उन्हें दोनों फरीकों पर दबाव डालना चाहिए कि वो मिल बैठकर फैसला करें और हमारे मुस्तक़बिल को महफूज करें। ठीक है, कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि चूँकि तुर्की के अंदर हम तालिबान को मुज़ाकरात के ऊपर उस तरीके से कन्विंस नहीं कर पाए, अब हमारी कोशिश है पाकिस्तान की कि दोबारा से एक सिलसिला शुरू हो, चाहे वो दोहा में हो, एक दफ़ा फिर टेबल पे बैठ के इस पे बात हो। एक तो हम इस हवाले से किस हद तक कामयाब हो पाएंगे, हमारी कोशिशें कहाँ तक पहुँची हैं, अगर बता पाएँ आप। देखिए, टेबल पे बैठाने में तो हम कामयाब हुए। जो दोहा का पीस एग्रीमेंट है उसको हासिल करने में तो हम कामयाब हुए। इंट्रा अफगान नेगोशिएशन के आगाज को हासिल करने में तो हम कामयाब हुए। अब हम तो कमरे में नहीं बैठे ना, कमरे में बैठा तो दो फरीक हैं, अफगान हैं। एक तरफ तालिबान के नुमाइंदगान है और दूसरी तरफ अशरफ गनी साहब के नुमाइंदगान है। फैसला तो उनने करना है, हम तो बीच में नहीं है। ठीक हो गया। शाह साहब, अब थोड़ी सी मुल्की सियासत के हवाले से भी आपसे हम जरा आए जाएंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो हक नुमाइंदगी देने के लिए कौमी असम्बली की और सेनेट की मखसूस नशिस्तों की तजवीज़ दी है, जो एक माकूल तजवीज़ बज़ाहिर तो हमें लग रही है। क्या गवर्नमेंट इस तजवीज़ पर गौर करने के लिए तैयार है? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक तजवीज़ हमारी है जी और एक तजवीज़ हमने सामने रखी है जी। उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि हमने कहा है, उनको दावत दी है कि इस मसले पे आए, बैठ जाते हैं, बैठकर बात करते हैं। जो आपकी बात हमारी समझ में आएगी हम कबूल करेंगे, तो हमारी बात आपकी समझ में आए आप कबूल कर लीजिएगा। और ओवरसीज पाकिस्तानी जो कीमती असासा है इस मुल्क का, जो आज एक्सपोर्ट से ज्यादा अपनी तरफील के जरिए पाकिस्तान की मईशत की मदद कर रहे हैं, उनको इज्जत भी दें और उनको वोट का हक भी दें और उनको नुमाइंदगी का हक भी दें। ये तहरीक इंसाफ की कोशिश है। ठीक है, बजट के हवाले से आज बड़ा इंपॉर्टेंट इशाया है और टेबल भी, फाइनेंस बिल भी टेबल किया जा रहा है। आप पर उम्मीद है कि कोई मसला उसमें नहीं होगा और हुकूमत आसानी से बजट मंजूर करवा लेगी इंशाअल्लाह। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा आपके अपने जनूबी पंजाब के हवाले से है, क्योंकि उसके हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं, उसका सेक्रेटेरिएट भी काम करने जा रहा है। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी चेयर की और जिसमें आपने कुछ जो फंड्स इस वक्त एलोकेट किए गए हैं ऑलमोस्ट 33%, उस पर भी आपने जनूबी पंजाब के अवाम के लिए बड़ा शुक्राने का इजहार किया। तो इस वक्त जनूबी पंजाब के अवाम ओबियसली बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं, बड़ा पसमानदा रहा है। तो मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं और इस पर मज़ीद पेशरफ जो होनी है उसमें वक्त कितना लगेगा, कितने वक्त के अंदर जो जनूबी पंजाब के अवाम है उनके हुकूक उनकी दहलीज पे मिलना शुरू हो जाएंगे? पहली बात तो यह है कि मैं जनूबी पंजाब के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पंजाब की तारीख में पहली मर्तबा इतनी बड़ी रकम उनकी तरक्की के लिए मुख्तस की गई है और उसको रिंग फेंस किया गया है।
ये नहीं है कि रकम बजट में रख के और दौरान साल उसको कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए। अब ये मुमकिन नहीं होगा, ये क्लियर हो गया। जनूबी पंजाब के लोगों के लिए उनकी आबादी के मुताबिक तरक्याती रकूम रखी गई हैं। माजी में जो रकम दी जाती रही, जो नून लीग कागजों में देती रही, जब हमने उसका हिसाब किया तो इन रियलिटी 33% आबादी पर सिर्फ 17% डेवलपमेंट फंड खर्च होता रहा, बाकी पैसा मुंतकिल होता रहा जनूबी पंजाब से बाहर। अब ये खत्म हो गया, ऐसा नहीं होगा। नंबर 2, जनूबी पंजाब में सेक्रेटेरिएट की बुनियाद रख दी गई है। मुल्तान में वजीर आजम उसका संगे बुनियाद रख के आए हैं। मेरी कल जो जनूबी पंजाब के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं और जो साउथ पंजाब के सेक्रेटरीज हैं, मेरी उनसे एक नशिस्त हुई। मैंने उनकी खिदमत में तहरीक इंसाफ के मंशूर में जो इमरान खान ने जनूबी पंजाब की आवाम से वादा किया था और उस वादा को इफा करने के लिए जो लोग जनूबी पंजाब के नाम पर हमारे साथ जम हुए थे, तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, मैंने उनका जिक्र भी किया और मैंने बताया कि इसकी जरूरत महसूस हो रही है और इसके आगे बढ़ने से वफाक मजबूत होगा। तो क्यों का होगा, कैसे होगा, इसके फवायद क्या होंगे, डिवोल्यूशन ऑफ पावर का नजरिया जो है उसकी अहमियत अफादियत क्या है। तो मैंने उनसे बात, बड़े अच्छे माहौल में बात की और मैं तवक्को कर रहा हूँ और मुझसे वादा किया गया है, बताया गया है, पूरा शेड्यूल शेयर किया गया है कि इंशाअल्लाह जो 63 एकड़ जमीन मुल्तान में मुख्तस की गई है जनूबी पंजाब के सेक्रेटेरिएट के लिए, वो मुंतकिल कर दी गई है और जो उसका जो बिट्स हैं वो कॉल कर ली गई हैं और इंशाअल्लाह अगस्त के पहले हफ्ते में अमली तौर पर सेक्रेटेरिएट का काम शुरू हो जाएगा और वक्ती तौर पर हम कोई जगह तलाश करके जो अफसरान जिनको यहाँ तैनात किया गया है उनको बैठने की इंशाल्लाह एक बार जगह फराहम कर देंगे। ठीक है शाह साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस इस इंपॉर्टेंट मसले पे हमसे बात करने के लिए और जनूबी पंजाब के हवाले से भी और दीगर जो मसाइल तौर पे जो इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल है उस पर हमने बड़ी डिटेल्ड राय ली। पाकिस्तान के लिए कुछ मुश्किलात इस सूरत में ज़रूर हो सकती हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि अगर तालिबान फोर्सफुली हुकूमत के अंदर आते हैं तो देयर विल बी अ ब्लड शेड और पाकिस्तान को इस बात पर तशवीश है। ताहम पाकिस्तान की अपने तय तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए है भी संभाव और वज़ीर आज़म ने इंदिया भी दिया है कि अगर इस किस्म की सूरत हाल होती है, वोट के ज़रिए वहाँ पे पावर मुंतकिल नहीं होती तो पाकिस्तान सरहद बंद करने का हक भी महफूज रखता है। और यहाँ पे ये बात जानना ज़रूरी होगी कि सबसे बड़ा जो तिजारत का हजम है अफगानिस्तान का वो पाकिस्तान के साथ ही है। इस पर हम बात करते रहेंगे, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब आपको एक ऐसी दिलचस्प रिपोर्ट दिखाते हैं। हम लाहौर का जिक्र करते रहते हैं, अंदरून लाहौर का भी जिक्र करते रहते हैं। पाकिस्तान के चंद एक शहरों में से है जिसमें अभी भी जो तारीखी और सकाफती वर्सा है हमारा वो अपनी जगह पे मौजूद है और जो इंतज़ामिया है इस हवाले से वो भी कोशिश करती रहती है कि थोड़ा सा जो एसेंस है पुराने दौर का वो बरकरार रहे। दिल्ली दरवाज़ा, लाहौर का मशहूर तरीन दरवाज़ा, वहाँ पर इस वक्त 2 कोतवाल तैनात किए गए हैं और इसमें कोशिश की गई है कि जो तारीखी मंजरनामा है वो लोगों के सामने हकीकत की सूरत में रखा जाए। इनका हुलिया भी बिल्कुल वैसा ही है, इनकी चाल ढाल भी वैसी है। इसी हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, सुबह आपको दिखाते हैं आसिफ महमूद की रिपोर्ट। खाकी वर्दी, ऊंचे शिमले वाली पगड़ी और हाथ में डंडा, मूंछों को ताव देते हुए ये हैं लाहौर में दिल्ली दरवाज़ा के नए कोतवाल मुदस्सिर फारूक। इनका काम है अंदरून शहर की तारीखी शाही गुजरगाह पर गश्त करना। मुदस्सिर फारूक और इनके साथी हाथों में डंडा पकड़े शाही गुजरगाह में गश्त करते और माहौल पर नजर रखते हैं। वो कोतवाल उस वक्त का SHO था और मैं बनाया गया हूँ, तो मुझे जो ड्यूटीज़ दी गई हैं वो मैंने आपको बताया, इंक्रोचमेंट के हवाले से है और ट्रैफिक के हवाले से है। बाकी अगर कोई मान ले तो वेल एंड गुड, वरना एवरीथिंग इज़ ओके। मुझे तो बहुत पजीराई मिल रही है। मेरे पीछे पुलिस वाले खड़े हैं और मेरा ख्याल है लोग उनको नहीं इतना मिलते या देखते जितना मुझे देखते हैं और मेरे साथ कोऑपरेट भी कर रहे हैं कि भी हमारा एक वो टाइम जो हम भूल चुके थे वो एक दफ़ा फिर दोबारा आया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग बड़े खुश हैं मेरे इस वर्दी से। कोतवाल का पैदल गश्त दिल्ली दरवाज़ा से शुरू होकर पुरानी कोतवाली पर ख़त्म होता है।
1.5 किलोमीटर तवील इस शाही गुजरगाह पर मस्जिद वज़ीर खान, शाही हमाम और सुनहरी मस्जिद समेत कई अहम तारीखी इमारतें मौजूद हैं। मुकामी लोग और सियाह बरतानवी और मुगलिया दौर की इमारतों को हैरत से देखते हैं। मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये कोई नई चीज़ यहाँ पे इंस्टॉल की गई है, मुझे बल्कि ऐसे लगा है कि ये पता नहीं कितने अरसे से यहाँ पे हैं और ये वही पुराने दौर के लोग हैं और मतलब इनके रंग और इनकी चाल ढाल मतलब वो ऐसे ही है कि जैसे वो मर्ज हो गए हैं पुरानी बिल्डिंग्स के साथ ना। वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने अंदरून शहर की कदीम सकाफत की बहाली मंसूबे के तहत कोतवाल का किरदार फहाल किया है। नॉट ओनली सिर्फ मोनूमेंट्स को ही रिस्टोर कर रही है, यहाँ की जो लाइफ, यहाँ के करैक्टर्स, यहाँ की जो ज़िंदगी माजी में हुआ करती थी उसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें से एक कोशिश ये जो कोतवाल वाली है वो है। क्योंकि अब तो वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है, अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है, अब तो जो किताबों को पढ़ने का शौक़ भी तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई कि अभी जो कोतवाल का करैक्टर है लोगों की नज़रों से गुजर रहा है, तो उनके जहन में क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर वो किताब नहीं पढ़ सक रहे तो एटलीस्ट मीडिया के थ्रू वो ये जान सक रहे हैं कि माजी में यहाँ कभी कोई शहर की रखवाली करने वाला कोतवाल भी हुआ करता था, जो किले की भी हिफाजत करता था और शहर के इंतज़ामी अमूर भी देखता था। कोतवाल जो था क्योंकि वो सिक्योरिटी को देखता था, तो उस टाइम डिफरेंट गेट्स थे, आपको पता है 12 दरवाजे और एक मोरी है, तो उन सब में जो सिक्योरिटी होती थी उसको कोतवाल देखता था। हम क्योंकि दिल्ली गेट इस टाइम हमारा एक मॉडल प्रोजेक्ट है, तो इसमें जो है हमारे पास 10 के करीब सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और कोतवाल जो है उनकी निगरानी करता है, उनके काम की निगरानी करता है, ओवरऑल सारी जो ट्रेल है, शाही गुजरगाह है, इसकी निगरानी करता है, एनक्रोचमेंट की सिचुएशन को देखता है और ये देखता है कि जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। माजी में कोतवाल का अहदा खासा बाइख्तियार था। अमन व अमान बेहतर बनाए रखने समेत ज़माना कदीम में खुफिया मालूमात के हसूल और जसूसी के निज़ाम का ज़िम्मेदार भी कोतवाल ही था। लाहौर के दिल्ली दरवाजे में ड्यूटी सर अंजाम देने वाले ये कोतवाल बरतानवी दौर की याद तो ज़रूर दिलाते हैं, लेकिन इनके पास उस दौर के कोतवाल जैसे इख्तियारात नहीं हैं। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। वाह, ज़बरदस्त, मतलब बड़ा अच्छा। वैसे वॉल सिटी ओवरऑल भी अगर हम लाहौर में अंदरून लाहौर की स्पेसिफिकली बात करें, बड़ा ज़बरदस्त काम वो गली सोरन सिंह भी बड़ी अच्छी सजाई गई थी। सारी पगड़ी और इनके टायर से वो पुराने लाहौरियों को जो वहाँ पे रहते हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत पुराने और बहुत अरसे से रहते हैं जो वहाँ अंदरून। अच्छा, वैसे बाकी शहरों को भी मैं समझता हूँ हाँ, ये करना चाहिए। वॉल सिटी तो स्पेसिफिकली मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूँगी कि हर लिहाज से हम देखें अपने ओल्ड लाहौर को, उसके कल्चर को रिवाइव करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हर तरह से। जनाब, आप भी चाहें अगर आपने कोतवाली देखनी है तो दिल्ली दरवाजे का रुख करें और वहाँ पर जाके आप एंजॉय करें। इसी नोट पर एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। तो एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको एक्सप्रेसो में, और अब बात करते हैं, चल रही है वैक्सीनेशन और कोरोना की। बिल्कुल, तो गवर्नमेंट की जो मौसर पॉलिसी से उससे पिछले कई दिनों से कोविड में काफ़ी हद तक कमी देखने में आ रही थी। इसी बिना पर मुख्तलिफ शोबों पर आयद पाबंदियाँ भी उठाई जा रही हैं। सिंध गवर्नमेंट की बात करें तो सूबे भर के मज़ारात और दरगाहें आज से ज़ायरीन के लिए खोलने का ऐलान किया है और ज़ायरीन को हाज़री के लिए सिर्फ 10 मिनट दिए जाएंगे। मज़ार या दरगाह के अंदर इज्तिमाई रश लगाने की इजाज़त नहीं होगी और लंगर की तकसीम पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। वफाकी वज़ीर असद उमर साहब ने जुलाई से कोरोना की चौथी लहर का खदशा जाहिर किया था, लेकिन इसके बाद कोरोना के मस्बत केसेस के हवाले से बात करें, एक बार फिर मामूली सा इजाफा देखने में आया है और मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि कमी आई है, लेकिन ओबियसली एहतियात नहीं करेंगे तो जब तक कहते हैं कि एक कोविड का पेशेंट भी बाकी है वो सबको मुतासिर कर सकता है। ये बीमारी ऐसी है। गवर्नमेंट ने बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानी के लिए एस्ट्राजेनेका के साथ साथ फाइजर वैक्सीन लगाने का भी ऐलान कर रखा है। इसके साथ साथ कोवैक्स की जानिब से पाकिस्तान को मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख खुराकें देने का फैसला भी सामने आया है। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें तो उसमें मॉडर्ना और फाइजर की दूसरी खुराक के बाद चंद अफराद में दिल के सोजन के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जिस पर यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने वार्निंग जारी कर दी है और फाइजर के इस्तेमाल के ऊपर कुछ खदशात भी पैदा हो गए हैं। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिब हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पर, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ हैं, इस सारी सूरत हाल पर हमें क्या बता पाएंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह सुबह आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हमें मौजूदा सूरत हाल बता दीजिए कि इस वक्त NCOC क्या सोच रही है। हम पाबंदियां तो उठा रहे हैं सिंध में, ख़ास तौर पे कल मैंने टेलीविजन स्क्रीन पे देखा कुछ लोग ये जो CVU पे जा रहे थे, बड़े अफसोसनाक मनाज़र थे, बहुत बड़ी तादाद थी लोगों की
तो अभी इज इट द राइट टाइम टू लिफ्ट सच रिस्ट्रिक्शंस जिनसे आपको लगता है कि अवामी गैदरिंग हो सकती है, नुकसान हो सकता है? आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त, हुकूमत क्या सोच रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आपको ये बात तो हम सबको अब हमारे सामने वाजे हो गई है कि ये कोरोना कुछ दिनों की बात नहीं है, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म इशू जो कि इस वक्त हमारी साथ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के साथ है। तो इसके अंदर का यही होता है कि आप इसको SOP के जरिए और इसका पाबंदियों के जरिए कंट्रोल करते हैं, मगर उस कंट्रोल करने की और उन पाबंदियों की कीमत देनी पड़ती है हर मुल्क को, और वो मईशत की सूरत में देनी पड़ती है। लोगों की रोज़गार जो है वो इफ़ेक्ट होता है, और बाकी रोज़मर्रा की जो मामूलात होते हैं, शादियाँ, दूसरे मामलात जो है आपने देखा है कि वो तमाम इफ़ेक्ट होते हैं। तो अब जैसे ही हमें कोई विंडो मिलती है कि जिसके अंदर चीज़ें बेहतरी की तरफ आ जाती हैं, तो फिर पाबंदियाँ लिफ्ट करनी पड़ती हैं ताकि ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल की तरफ आए। मगर लोगों को समझने की ज़रूरत ये है कि अब ये नॉर्मल नहीं है, ये एक न्यू नॉर्मल है, और न्यू नॉर्मल वो है जिसमें हमें अपनी ज़िंदगी जो है वो पाबंदियों के साथ गुजारनी है। तो इशू पाबंदियाँ उठाने का नहीं है, इशू ये है कि लोग जो है वो SOPs पे अमल दरामद नहीं करते, क्योंकि तमाम चीज़ जो है वो लोगों के रवैयों पे डिपेंड करेगी। हुकूमत अपनी तरफ से तमाम एहतियाती तदाबीर ले रही है और तमाम SOPs इशू कर रही है, चूँकि मामूलाती ज़िंदगी को जारी रखना भी है। आप 6 महीने 8 महीने इस लंबे अरसे के लिए चीज़ें बंद नहीं कर सकते जी। सही हो गया। अच्छा डॉक्टर साहिबा, चूँकि हम असद उमर साहब की बात करें, उन्होंने 4th वेव का खदशा जाहिर किया था, और उसके बाद हमने देखा भी कि सिंध में, जैसे आप कह रही थी, और हमने न्यूज़ में भी देखा कि केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं ज़्यादा। तो हम इस हवाले से गवर्नमेंट क्या स्ट्रैटेजी बनाएगी? अब चूँकि ईद भी करीब आ रही है, और हम देखते हैं कि जब भी कोई त्यौहार या इस तरह की एक्टिविटी होती है तो लोग काफ़ी जो कह रहे हैं लापरवाही का मुजाहरा करते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी क्या होगी? पिछले साल की जब बड़ी ईद आई थी तो प्रॉपर SOPs, क्योंकि मवेशी मंडियों में बहुत ज़्यादा रश होता है, लोग उसके लिए शॉपिंग के लिए निकलते हैं, और बाज़ारों में भी रश होता है, तो उसके लिए हुकूमत ने पिछली दफ़ा इन तमाम मवेशी मंडियों के लिए SOPs इशू किए थे, और बाज़ारों के लिए भी, और इस त्यौहार के लिए जितना जो पॉसिबल मतलब तरीका है जिसमें हम इसके फैलाव को रोकते हुए जो कारोबार और नॉर्मल ज़िंदगी जारी रख सके, वो तमाम NCOC की तरफ से इशू कर दिए गए थे। और मैं समझती हूँ कि लोग अगर उस पर अमल दरामद करेंगे तो हालात कंट्रोल में रहेंगे। मगर उसके साथ साथ इस वक्त हमारी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बड़ी ईद के आने से पहले वैक्सीनेट करें, ताकि इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ सख्त किस्म की ना लगानी पड़े। ठीक है, तो अभी मतलब आपका पाबंदियों का इरादा नहीं है, अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मवेशी मंडियाँ लगाई ही ना जाएं? अभी हुकूमत ये सोच रही है कि मंडियाँ तो लगें लेकिन लोग एहतियात करें, अभी ऐसी पॉलिसी? जी बिल्कुल, पिछले साल हुआ था वो उसी तरह इस दफ़ा भी होगा कि SOP स्ट्रिक्ट होंगे और वहाँ पे लोकल इंतजामिया का स्ट्रॉन्ग चेक एंड बैलेंस होगा, मगर जाहिर है कि खरीदारी तो होगी जान। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन के हवाले से हम जानना चाहेंगे, फाइज़र को बहुत हम कर रहे थे कि जो बैरून मुल्क ट्रैवल करने वाले हैं उनको फाइज़र वैक्सीन लगाई जाएगी, एस्ट्राजेनेका के हवाले से बात कर रहे थे। तो ये फाइज़र वैक्सीन लगाने का जो गवर्नमेंट की जानिब से ऐलान किया गया है, कब तक एक्सपेक्टेड है कि ये लगना शुरू हो जाएगी? और फिर इसका, चूँकि हम अमेरिका के हवाले से बात कर रहे थे, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी सामने आए हैं, तो उसके लिए क्या हिकमत अमली है बेसिकली? इस वक्त फाइजर जो है वो लगनी शुरू हो गई है, मगर इस वक्त हम सिर्फ जो सऊदी अरेबिया जाने वाले जिन लोगों के पास वर्क परमिट मौजूद है उनको लग रही है जी, और बाकी इंशाल्लाह ताला अगले महीने के जुलाई के अर्ली में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मॉडर्ना हमारे पास पहुंच जाएगी, और वो फिर इंशाल्लाह ओपन कर दी जाएगी तमाम बाहर जाने वाले लोगों के लिए। जो आप साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से बात कर रही हैं वो बिल्कुल ऐसा है कि इन वैक्सीन्स के बारे में थोड़ी सी केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, मगर वो आप समझ लें कि 1 in million या कुछ इस तरह बहुत कम रेशियो है। इसमें अब 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये कि देखें, आप कभी कोई भी दवाई होती है, चाहे वो सिंपल पैरासिटामोल हो, सिंपल एंटीबायोटिक हो, उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो आपको आउटवे करना पड़ता है रिस्क वर्सेस बेनिफिट्स। तो इन वैक्सीन्स का जो रिस्क है वो बहुत मिनिमम है, 1 in million है, जबकि इसका बेनिफिट जो है वो आप मिलियंस में लोगों की जान बचा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो इस वक्त साइड इफ़ेक्ट इसका रिपोर्ट भी हुआ है, जिसको हम पेरिकार्डाइटिस कहते हैं, वो हार्ट की वो जो थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन होती है उसके ऊपर की झिल्ली की, वो बिल्कुल ट्रीटेबल एक चीज़ है जो बहुत आसानी से ट्रीट हो जाती है, कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मगर अभी मैं आपको ये बता दूं कि ये कंफर्म्ड नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास इसका केसेस ज़रूर रिपोर्ट हुए हैं इस तरह के, तो अभी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी हैं कि क्या इसका कनेक्शन वैक्सीन के साथ ही है या अब कोई और वजूहात भी इसमें हो सकती हैं। इसलिए ये
कंफर्म नहीं है, मगर ये ट्रीटेबल चीज़ है और कोई ऐसी बड़ा रिस्क नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ इत्तलात हैं लाहौर के कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स के हवाले से कि वहाँ पे 300 से ज़ायद जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं उनको 3 माह का मुकम्मल मुआवजा नहीं दिया गया। और गुज़श्ता रोज़ महकमा सेहत के दफ्तर के बाहर कुछ विजुअल्स भी आए, उन्होंने एहतजाज भी किया। उनका मौक़िफ़ ये है कि उन्हें 18 से 24 हज़ार रुपये देने का वादा किया गया था, मगर 3 माह के बाद सिर्फ 16 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। क्या इस हवाले से दो कि अगर पंजाब के अंदर है तो मामला पंजाब का है, लेकिन इस हवाले से आपकी कोई कोऑर्डिनेशन है? क्या ऐसा हुआ है और इसका कोई हल निकला? जी, कल जो भी प्रोटेस्ट हुआ है इसका हमने पंजाब गवर्नमेंट ने नोटिस ले लिया है और इस चीज़ को एड्रेस किया जा रहा है। इसकी डिटेल्स जो है वो इंशाल्लाह एक आध दिन में मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कुछ ममालिक ने कोविड को लेकर पाबंदियाँ भी लगाई थी, सफरी पाबंदियाँ थी, हमने भी लगाई थी। इस वक्त ये है कि उसमें हम कहाँ पे खड़े हैं और वो ममालिक जहाँ पे अभी पाकिस्तानी नहीं जा सकते, क्या अब समझती हैं कि हमें सिफारती तौर पर कन्वे करना चाहिए और पाबंदियाँ, क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल बहुत बेहतर है, वो ख़त्म होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि पूरी दुनिया में कहीं भी हमारे एंट्री के ऊपर पाबंदी नहीं है। सिर्फ ये है कि आपके पास कोविड नेगेटिव का सर्टिफिकेट होना चाहिए और वहाँ जाके जो है वो क्वारंटीन जो है वो लाजमी है आपके लिए। अगर मतलब आपको उनके मुल्क की एक्सेप्टेड वैक्सीन नहीं लगी हुई तो आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। अगर उस तरीके से भी जब आप कैटेगरी सी का मुमालिक होते हैं जिनको आप की ज़रा ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम होती है, पर उनके लिए ट्रैवलिंग जो है वो शराइत के साथ होती है, तो वो इंशाल्लाह वो कोई मुश्किल शराइत नहीं है। टेस्ट लेकर जाएं और हो जाए, वैक्सीन लगवा ली जाए तो किसी किस्म की पाबंदी या क्वारंटीन भी नहीं मुश्किल का सामना नहीं होगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। जब भी आपको इनवाइट तशरीफ लाती हैं, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद थी। वैक्सीन के हवाले से फिर हम कहेंगे वैक्सीनेशन कराएं ताकि आप खुद भी सेफ रहें, बाहर आसानी से जा सकें, हाँ ट्रेवल भी कर सकें। ब्रेक ले सकते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। बैक टू एक्सप्रेस। और अब बारी एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत क्यूट, बहुत इमोशनल सी एक वीडियो। बिल्कुल, हम अगर औलाद से, वालिदैन या वालिदैन की औलाद से मोहब्बत की बात करें तो ये तो अपनी मिसाल आप होते हैं, लेकिन बेटी की खास तौर पे अपने वालिद से अटैचमेंट की बात करें उमूमी तौर पे वो बड़ी ज़्यादा होती है। ये वीडियो देखिए। इस वीडियो के अंदर जनाब आपको नज़र आएंगी लेफ्टिनेंट रोशना आरे, जिन्होंने बहैसियत साइकोलॉजिस्ट कमीशन हासिल किया है, और जब ये तकरीब का इख्तिताम हुआ, सल्यूट करने के बाद अपने ही वालिद जो कि उनके सामने मौजूद हैं, कमोडोर आरिफ सईद, उनके गले लग गई। यानी कि फ़र्द जज्बात पे काबू नहीं रख पाई अमूमी तौर पे फोर्सेस के अंदर जो डिसिप्लिन का मामला होता है, लेकिन पहले उन्होंने अपनी सल्यूट किया अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, और फिर देन एक जज्बाती सा मंजर। और इस वीडियो ने मुझे तो कम से कम सुबह सुबह बहुत इंस्पायर किया, और कितना पुरफखर ये लम्हा इनके फादर के लिए भी है और बेटी के लिए तो है ही, जिन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। और जब भी आपका बच्चा, खासतौर पर आपकी बेटी किसी मकाम पर पहुंचती है तो वालिद, और ये मेरे ख्याल से बहुत बहुत इमोशनल वीडियो है, और कितना अच्छा मोमेंट होगा दोनों वालिद के लिए भी और उनकी बेटी के लिए भी कि वो अपने वालिद को सल्यूट करने के बाद फौरन से उनके गले लगी। एंड दिस इज सच अ स्वीट, प्रोबब्ली द बेस्ट थिंग यू कैन वॉच इन द मॉर्निंग ऑन इंटरनेट, आई मस्ट से। और हमारी मुबारकबाद भी है रुशना साहिबा को और उनके फादर को भी, और तमाम ऐसी बेटियां जो कि कोशिश कर रही हैं अपने वालिदैन का सर फख्र से बुलंद करने के लिए। अच्छा जी, अब बारी हमारे अगले सेगमेंट, मेरा सेगमेंट ही लाहौरी हो, बस खाने की बात है। और अब आपको फरियाल राना यखनी पुलाव खिलाने वाली है। कहाँ का, देखते हैं आज के देसी फूड। पुलाव तो यकीनन आपने बहुत सारी किस्मों के खाए होंगे, लेकिन पुलाव की तारीख मुग़ल बादशाहों के दौर से चली आ रही है। जब मुग़ल बादशाह कोई दावत वगैरह करते थे तो पुलाव ज़रूर बनवाते थे। जी नाजरीन, आज मैं आई हूँ लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग में, जहाँ पर है मदीना यखनी पुलाव वाले। ये यखनी पुलाव कैसे बनाते हैं और इनकी स्पेशल रेसिपी क्या है, चले आए चलकर देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर फ़हीम हैदर साहब। आपने ये काम कब और कैसे स्टार्ट किया? ये काम 2010 में मेरे अंकल ने स्टार्ट किया है मुल्तान से, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान में इसकी अच्छी कामयाबी के बाद हम लोगों ने इसको मूव किया है सखर में। सखर के बाद हम लोगों ने मूव किया हैदराबाद में, और उसके बाद अब ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल हो गया हम लाहौर में काम कर रहे हैं। आपने ये काम मुल्तान, सखर और लाहौर में स्टार्ट किया, तो आपको ये ख्याल कैसे आया था कि दूसरे शहरों में भी जाना चाहिए? इस तरह के मुल्तान में ना हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, लेकिन जब बात करें लाहौर और सखर शहर की बात करें, वहाँ पे बिरयानी का बहुत ट्रेंड था, तो पुलाव का ट्रेंड वैसे था नहीं। हम लोगों ने फिर एक रिस्क लिया था
कि हम पुलाव का ट्रेंड यहाँ पे शुरू करवाएं। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसमें बड़ी कामयाबी मिली है। बिरयानी और पुलाव, इन दोनों में क्या फ़र्क है? सबसे बड़ा डिफरेंस मसालों का डिफरेंस है। तो बिरयानी होती है तेज़ मसालों से लोग पसंद करते हैं, जबकि अगर पुलाव की बात करें, पुलाव होता है सॉल्टी, तो उसमें आपको एक सॉल्ट का टेस्ट आता है उसमें। ये बड़ा डिफरेंस है इसमें। चिकन पुलाव, मटन पुलाव ये तो हमने सुना ही था, लेकिन ये यखनी पुलाव क्या है? यहाँ पे पुलाव आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पुलाव वाकई यहाँ पे पहले भी था, लेकिन यखनी पुलाव यहाँ पे पहले नहीं था। इसमें हम प्योर यखनी के अंदर पुलाव तैयार करते हैं, जो हमारा बीफ में भी होता है और चिकन में भी होता है। इससे जब ये आप खाएंगे तो आपको इसके अंदर प्रॉपर यखनी का टेस्ट आएगा, और ये चावल आपको बिल्कुल वो ड्राई नहीं लगेगा, ये जूसी जूसी चावल होगा जब आपको हर बाइट में इसका टेस्ट मिलेगा आपको। यखनी पुलाव की रेसिपी क्या है? इसकी रेसिपी बिल्कुल सिंपल ही है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें आपको ये बताऊँगा जो इनके मसाले इसमें इस्तेमाल हम करते हैं, लाइक छोटी इलायची, बड़ी इलायची और साबुत उसका नाम है, इसमें धनिया होता है, पिसा हुआ धनिया होता है, और गरम मसाला होता है पाउडर में ये, और इसके अलावा साबुत ये हम खुद परचेज़ करते हैं। उसको प्रॉपर घर में हम खुद इसको वहाँ पे पीसते हैं और बिल्कुल सफाई से उसके बाद इसका इस्तेमाल करते हैं हम। और ये कितनी देर में तैयार हो जाती है? 40 से 45 मिनट में तैयार हो जाता है ये। आपके पास पुलाव के कितनी इकसाम है? हमारे पास 3 किस्म के पुलाव होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास बीफ पुलाव होता है, और हमारे पास चिकन यखनी पुलाव होता है, चना पुलाव होता है, वो इन फ्यूचर में अफगानी पुलाव भी हम स्टार्ट करने लगेंगे। पुलाव के अलावा भी कुछ और सर्व करते हैं? चिकन सिंधी बिरयानी, चिकन शामी कबाब, और ये हमारी स्पेशलिटी है। इसके अलावा ये भी चीज़ें तो ये भी साथ सर्व करते हैं एक वैरायटी के तौर पर। अच्छा ये बताएं, कस्टमर सबसे ज़्यादा डिमांड किस पुलाव की करते हैं? चिकन यखनी पुलाव की डिमांड बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी डिमांड है उसकी। एक तो उसकी रीज़न ये भी है कि बीफ पुलाव के बनने से ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, और लोग उसको पसंद भी ज़्यादा कर रहे हैं। आप रेस्टोरेंट में ही सर्व करते हैं या फिर होम डिलीवरी भी है? होम डिलीवरी डेफिनेटली करते हैं, क्योंकि ये भी एक रेस्टोरेंट फील्ड की एक चीज़ है कि होम डिलीवरी हो, और स्पेशली जब कोरोना के डेज चल रहे हैं तो यकीनन लोगों का रेस्टोरेंट पे आना कम हो जाता है। तो फिर उसकी सूरत में होम डिलीवरी, जो हमारे अपने राइडर्स हैं, तो जहाँ का भी ऑर्डर होता है हमारी पूरी कोशिश है कि हम पूरे लाहौर में उसको सर्व करते हैं उसको ऑन द टाइम। आपके रेस्टोरेंट की टाइमिंग क्या है? सुबह 10:30 बजे। बहुत शुक्रिया आपका। कौन सा पुलाव ऑर्डर किया था आपने? हमने यखनी पुलाव ऑर्डर किया था। अच्छा, तो टेस्ट कैसा लगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह इनका टेस्ट तो लाजवाब है। अच्छा, जो घर में पुलाव बनता है, यखनी पुलाव बनता है, और जो यहाँ बना है, तो क्या टेस्ट का डिफरेंस था? यहाँ ये बहुत लाइट था। मैंने जब ये खाता हूँ तो यानी कभी को ऐसा फील नहीं हुआ कि जैसे हम बाहर खाते हैं, घर वाला भी टेस्ट हमें महसूस होता है। और ऐसी क्या खास बात है जो आप पुलाव खाने आए हैं यहाँ पर? यहाँ का पुलाव बाकी के पुलाव से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये यखनी इसमें मिक्स करते हैं, तो ये यखनी वाला जो पुलाव है ना वो थोड़ा जूसी होता है, और टेस्ट भी उसका दूसरों से थोड़ा बेहतर होता है। आप कहाँ से हैं? कोटोदू से। अच्छा, तो अभी आपने क्या ऑर्डर किया था? चिकन यखनी पुलाव ऑर्डर किया मैंने। अच्छा, यखनी पुलाव और बिरयानी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें फ़र्क ये है कि बिरयानी जो है ना वो लाइट नहीं बन सकती जायके के लिहाज से, ये लाइट भी है, सेहत के लिए भी अच्छा। आपने क्या ऑर्डर किया था? मैंने जी पुलाव इधर ऑर्डर किया था, और इनका पुलाव खाया है, बहुत अच्छा पुलाव है इनका। और आपको पता है कि लाहौर में जो खाबे के शौकीन होते हैं लाहौरी, बिरयानी और ये पुलाव, ये तो दोपहर में इतना ज़्यादा चलता है लाहौर में कि मेरा नहीं ख्याल किसी और शहर में इतना खाया जाता है। बिरयानी और पुलाव, इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखें, जो बिरयानी है उसके अंदर जो मसाले होते हैं वो तेज़ होते हैं, और समटाइम्स आप बिरयानी खाते हैं तो आपको इधर जलन भी फील होती है पुलाव में, लेकिन यह पुलाव में मसाले कम होते हैं और आप इजीली खा जाते हैं, और ये हेल्थी भी बहुत है। यखनी पुलाव तो स्पेशली बहुत हेल्थी होता है सेहत के लिए। आपने कौन सा पुलाव ऑर्डर किया था? यहाँ पे चिकन वाला भी है और चने वाले भी हैं, बीफ वाला भी है, लेकिन मैंने जो है ना वो चिकन यखनी वाला पुलाव ऑर्डर किया था। ऐसी क्या खास बात लगती है जो आप यहाँ आते हैं यखनी पुलाव खाने? एक तो मतलब इनका टेस्ट अच्छा है, और यखनी जो इनका जो पुलाव है ना वो यखनी वाला है। अभी आप कौन सा पुलाव खा रहे हैं? मैं चिकन यखनी पुलाव खा रहा हूँ। अच्छा, कैसा लगा टेस्ट आपको? बहुत अच्छा टेस्ट है, और मैं डेली खाने यहीं पे आता हूँ ऑफिस से, जैसी ब्रेक होती है और यहाँ पे पहुँच जाते हैं, और डेली यहीं पे खाता हूँ खाना। आप डेली यहाँ से यखनी पुलाव खाते हैं, तो क्या खास बात लगती है जो आप डेली आते हैं यहाँ पर? बस सब शॉप से हट के ये कि इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा है और काफ़ी मज़े का है, यमी है, तो अच्छा लगता है, लाइट वेट है, खा लेते हैं डेली। आपने कहीं और से भी खाया होगा पुलाव और यहाँ से भी खाया, तो आपको क्या फ़र्क लगा दोनों में? फ़र्क ये है कि बाहर कॉस्टली ज़्यादा है, कॉस्ट ज़्यादा है उसकी, और ये है कि मिकदार भी कम है, उनकी क्वांटिटी भी कम है, लेकिन
इतना टेस्ट नहीं है। इनका टेस्ट अच्छा है और ये है कि कुछ प्राइस भी कम है, प्लस ये है कि ये यखनी वगैरह ऐड कर रहे हैं साथ, अच्छा टेस्ट है इनकी वजह से। बाहर ये कि बिल्कुल नॉर्मल सादा बिल्कुल। मेरे लिए चिकन यखनी पुलाव आ चुका है। देखने में तो ये बिल्कुल जूसी लग रहा है, इसको ट्राई करते हैं। नाजरीन, मैंने बहुत सारी जगह से पुलाव खाया हुआ है, लेकिन इसका टेस्ट वाकई यखनी का आ रहा है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़। एक्सप्रेसो के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहें और उम्मीद है कि आप खुश हैं हमारे साथ। आपके वीक का आगाज अच्छा हुआ, 1 घंटा गुजर गया ना, इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा जी, हमारे आज मंडे को यूजुअली निकले तेरी तलाश में होता है और आज एक नए सिलसिले का आगाज़ हुआ चाहता है। हम अगर मुस्तंसर साहब की बात करते हैं तो उनकी एक नया नावल है, उसके ऊपर क्या बातचीत है, क्या तजर्बा है, वकार अहमद मलिक पूछ रहे हैं। तो देखते हैं आज का निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। तार साहब के साथ इस दफ़ा जिस किताब पर हमने बात करनी है, हमारा जो मौजू गुफ्तगू है वो है मंतकुल तैर जदीद। ये एक नावल है जो कि बहुत ही खूबसूरत नावल है, जिसमें तार साहब लिखते हैं कि कोई भी शख्स बसीरत और बसारत का दावा करने वाला, अपने एतकाद पर मुस्तहकम, दलील पर यकीन रखने वाला, बेशक ऑक्सफोर्ड और कोलंबिया से तालीम याफ्ता, जब कभी यूं ही ज़िंदगी आराम से बसर करते हुए किसी नागहानी मुसीबत का शिकार हो जाता है जो उसके गुमान में नहीं होती, तो अव्वल वो उसका सामना बेजिगरी और मंतक से करता है। और जब कोई भी इलाज चारागर नहीं होता तो वो मजबूर होकर ऐसे ऐसे तवाहमात का सहारा लेता है जिनकी शुनीद पर वो कभी तंजिया अंदाज में मुस्कुरा दिया करता था। तार साहब का एक बहुत ही खूबसूरत नावल है मंतकुल तैर जदीद, जिस पर हम तार साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वकार, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, लेकिन आपकी शर्ट से कुछ जेलसी फील कर रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत शर्ट है। ये एक्चुअली मैं क्यूबा गया तो मेरी बेटी एनी ने कहा कि भाई आपको कहते हैं ना कि डू मतलब जिस तरह रोमन करते हैं रोम में जाओ तो वैसे ही करो, तो आपको क्यूबन स्टाइल की शर्ट्स पहननी चाहिए। तो वहाँ से 2-3 शर्टें उन्होंने खरीदी और यहाँ पे मैंने 1-2 मरतबा पहनी तो सबने कहा कि नेल्सन मंडेला इस किस्म की शर्ट्स पहन, क्योंकि हमारे यहाँ वकार आप नफसियाती तौर पे एक बहुत बड़ा टैबू है, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है लिबास के मामले। बिल्कुल कि जी ये लिबास पहनना चाहिए और ये नहीं, और मशहूर है कि खाना अपनी मर्जी से और पता नहीं पहनना दूसरों, क्यों भाई पहनना क्यों दूसरों? सही बात। वो एक तो चीज़ है जो आपकी पर्सनैलिटी को डिपिक्ट कर जी। चुनाचे मैं अगर मुझे ये पता इस किस्म की और भी शर्ट्स हैं, मैं इनको पसंद करता हूँ और मुझे जो भी वाहियात रंग की भी कोई चीज़ अगर मुझे अच्छी लगती है तो मैं पहनता हूँ, मैं उसको, क्योंकि इसका कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा ये देखें ना कि हमारी शख्सियत भी मुख्तलिफ है, हम नॉर्मल भी हैं ना, तो ये समझते हैं कि ये पागल है तो इसलिए इसकी शर्ट है पहन। नहीं सर, बहुत ही खूबसूरत शर्ट है। पहला सवाल तो सर ये है, हमारे जो मौजू गुफ्तगू है वो मंतकुल तैर जदीद है, बहुत ही खूबसूरत नावल है। मंतकुल तैर जदीद जो है, जदीद मतलब इसमें जो मंतकुल तैर हज़रत बाबा फरीद अत्तार ने जो वही मरकज़ी ख्याल है जो मंतकुल तैर का था, या उसमें कोई तब्दीली है, इसमें कोई नई चीज़ है, या बल्कि मेरा सवाल ये है कि मंतकुल तैर जदीद लिखने का ख्याल कैसे पैदा हुआ? एक्चुअली जिस तरह बार बार मैंने अर्ज़ किया कि वो 3 अवामिल जो हैं मेरी तहरीरों में, पानी, परिंदे और मौत, तो परिंदे दरअसल अत्तार के हैं ज़्यादातर, अगरचे वो मेरे तख़य्युल में बहुत पहले आए जी। और जब मैंने मंतकुल तैर पढ़ी, कॉन्फ्रेंस ऑफ द बर्ड्स, तो फिर वो परिंदे अत्तार के वजूद में आए जो मेरी तहरीरों में जा बजा आपको देखते हैं कि उनकी एक ख़ास स्पिरिचुअल रेफरेंस के साथ वो नमूदार होते हैं। ठीक है। तो हज़रत फरीदुद्दीन अत्तार ज़ाहिर है कि भाई दुनिया के बड़े मिस्टिक जो फ़िलासफ़र हैं उनमें उनका शुमार होता है जी। और उनकी बड़ाई जो है वो आप ये समझ लें कि भाई वो मौलाना रूम के भी मतलब कि मौलाना रूम भी उनके शहदाई थे,
चुनांचे मौलाना रूम ने कहा कि अत्तार जो है वो इश्क के 7 शहरों की सयाहत के बाद लौट आया और अभी मैं इश्क के पहले शहर में हूँ, मौलाना रूम ने कहा। तो अत्तार का जो मर्तबा है वो मैं तो इस लायक नहीं कि मैं तफसील से बयान कर सकूँ। हम तो क्रिएटिव लोग हैं, हम एक ख़ास सेंसिबिलिटी जो है उससे मुतासर होते हैं और उसके साथ लगाव रखते हैं। टेक्निकलिटीज़ में हम नहीं जाते। नेशापुर में आप जानते हैं पैदा हुए और अत्तार थे, इतर फरोश थे। यूँ समझ लीजिए कि एक फैशन हाउस था उनका बहुत बड़ा, इतर का कारोबार उन दिनों भी बहुत बड़ा हुआ करता था। तो वो कहते हैं कि भाई एक फ़कीर आया और उसने सवाल किया तो अत्तार ने उसे झिड़क दिया। नॉर्मल बिजनेसमैन थे। तो 2-3 मरतबा जब फ़कीर ने सवाल किया और उन्होंने झिड़क दिया तो फाइनली फ़कीर ने कहा कि ऐ अत्तार, तुम इस तरह का सलूक मुझसे कर रहे हो, तुम मरोगे किस तरह? तो फ़कीर ने वहीं ज़मीन पे लेटा, वो ऊपर चादर ओढ़ी और मर गया। इस चीज़ ने उसके ऊपर इतना असर किया कि फिर ये दुनिया है क्या और ये शख्स कौन है और ये बाकी दुनिया की जो मादी आसाइशें हैं उनका क्या मायार है या क्या उनकी अहमियत है जी। कि एक शख्स ऐसा है कि उसको अपने ऊपर इतना इख्तियार है कि वो लेटता है और मर जाता है। चुनांचे इस वक़ूए के बाद कहा जाता है कि वो तसव्वुफ़ की तरफ मायल हो गए और उन्होंने अपना कारोबार छोड़ दिया। मुख्तलिफ़ किताबें उन्होंने लिखी और उनकी डेथ का भी एक बहुत इंसिडेंट अजीब व गरीब है कि मुग़लों के हमले के दौरान कोई वैशी किस्म के मुग़ल सिपाही थे और वो लूटमार कर रहे थे नेशापुर में। तो मुख्तलिफ़ लोगों को पकड़ के वो स्लेव मार्केट में बेच देते थे। तो किसी सिपाही को और कुछ ना मिला तो ये बाबा जी मिले बैठे हुए कोने में, वो काफ़ी उम्र रसीदा थे, उन्होंने उनको पकड़ा। अच्छा। और बाज़ार में ले आए और कहा कि भाई मैं इसको बेचना चाहता हूँ। तो एक साहब आए, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 100 अशरफियाँ दूंगा, क्योंकि वो जानता था कि अत्तार कौन। तो अत्तार एकदम बोले, वो लेने लगा था, कहने के नहीं, ये मेरा भाव सही नहीं लगा रहा, इससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो उसने इनकार कर दिया। एक और साहब आए, वो भी अत्तार को पहचानते थे, उन्होंने 100 चांदी के दिरहम उनके एवज़। वो शाम तक बैठे रहे, इस तरह लोग आते जाते रहे और अत्तार ये कहते रहे कि नहीं, ये मेरा भाव ठीक नहीं लगा रहे। फाइनली एक बंदा आया, उसने गधे के ऊपर चारा लादा हुआ था। तो उसने कहा था, कहने लगा अच्छा ये बूढ़ा, इसको मैं अपने अस्तबल में रख लूँगा, इसके एवज़ मैं तुम्हें ये जो चारे का गट्ठड़ है ये दूंगा। तो वो मुगल जो सिपाही था वो तैश में आ गया कि ये कहाँ 100 अशरफियाँ और कहाँ चारे का गट्ठा। तो उसने तैश में आके उन्हें कत्ल कर दिया। ये उनके डेथ के बारे में। तार साहब, ये जो परिंदों और जानवरों की आपस की गुफ्तगू है मुख्तलिफ अदब में, मुख्तलिफ जगहों में हम नज़र आती है। जदीद अदब के हवाले से बात करें तो राजा गेद है, एनिमल फॉर्म है, आपका पखेरू है, इसी तरह बहुत सारे काफ्का का एक है। वो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। लेकिन ये जो जानवरों और परिंदों की बाहमी गुफ्तगू का जो ख्याल है अदबी हवाले से, अदब में जो पाया जाता है, इसकी डांडे जो हैं ये हमें हज़रत बाबा फरीद अत्तार से ही मिलते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इस हवाले से जो पहली किताब है वो, या पहली दफ़ा बाकायदा कंक्रीट इस ख्याल के तौर पे मंतकुल तैर जो है उसको मिसाल के तौर पे पेश किया जा सकता है हज़रत बाबा फरीद की। मैं उनके बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि शुरू से ही जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, पखेरू में भी, फाख्ता में भी, तो पखेरू के ऊपर बहुत एतराज़ हुआ कि उसमें गिद्ध आपस में बातें करते कि गिद्ध किस तरह कर। मैंने इसी प्रोग्राम के किसी हिस्से में कहा था, किसी किताब के हवाले से, कि बुनियादी तौर पे हम एक जो भी हम लिखते हैं वो इनकम्प्लीट इसलिए है कि इस कायनात में या इस जहान में या इस ज़मीन पर रहने वाले जितने लोग हैं, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, हम उनको तो बयान कर रहे हैं, उनकी साइकी बयान कर रहे हैं, उनकी गुफ्तगू, उनके किरदार को, उनके माशरे में जो कुछ रिश्ता उनका है उनको। लेकिन क्या कभी हमने जानवर जो इक्वली इस सरजमीन के मालिक हैं
उनके बारे में कभी सोचा है? मतलब एक बिल्ली बैठी हुई है, वो आपको देख रही है तो कुछ ना कुछ तो सोच रही है। एक बैल आपको देख रहा है, एक तोता आपको, मेरा तोता जो है मुझे देखता है तो आई नो ही इज थिंकिंग अबाउट इट। अब वो क्या सोच रहा है वो हमें नहीं मालूम। हमें वो पूरी कायनात जो है जानवरों की, जिसमें मतलब परिंदे भी आते हैं, उनके बारे में कतई तौर पे इल्म नहीं कि ये किस नहज पे सोच रहे हैं। डेफिनेटली वो सोच रहे हैं आपके बारे में, उनके पता नहीं क्या ख्यालात है, और वो सिर्फ अपने मतलब कि इजहार उनका यही है कि आवाज़ निकाल के ही वो कुछ ना कुछ कहते हैं। चुनांचे मैंने हमेशा ये फील किया कि ये हम जो कुछ लिखते हैं ये तब तक इनकम्प्लीट रहेगा जब तक कि जानवर इसमें शामिल ना हो। और उसकी जो पहली मिसाल तो जाहिर है कि सलमान अलैहिस्सलाम के वो आप जानते ही हैं कि हुदूद, और वो सारा हुदूद वहीं से लिया तार ने भी उनको, और कुरान पाक में और भी परिंदों का तज़किरा है, और हज़रत सलमान के हवाले से तो आप जानते हैं कि वो उनके कब्ज़े में देते और परिंदों की ज़ुबान समझते थे। ठीक, देखिए ना, अगर कुरान पाक में आया है कि अल्लाह ताला के एक पैगम्बर जो थे वो परिंदों की ज़ुबान समझते थे, दैट मीन परिंदों की एक ज़ुबान है जो हम नहीं समझते। तो ये कोशिश है उस ज़ुबान को समझने की। बाकी जो मुसन्निफ़ीन है, एनिमल फार्म वगैरह का आपने हवाला दिया, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम उर्दू अदब में जो परिंदे बातें करते हैं या परिंदे आपस में गुफ्तगू करते हैं, मेरा ख्याल वो तार की तरफ से। नाज़रीन, मुंतक़िल तैयार जदीद पर तार साहब से सवालात का सिलसिला जारी है और इस सवालात के सिलसिले को हम जारी रखेंगे अगली किस्त में। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब कुछ बलूचिस्तान की सूरत हाल की भी बात करते हैं। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का इनफैक्ट रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और वहाँ पे सियासी हालात कुछ कशीदा हैं। गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान इस वक्त भी डेडलॉक बरकरार है। सियासी बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और महज आराई के बायस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद रिंद असम्बली रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और गवर्नमेंट से अलहदा भी हो चुके हैं। बजट में फंड्स न मिलने और अपोजिशन को नज़रअंदाज करने पर यह तनाज़ा खड़ा हुआ था। बिल्कुल, FIR पर अपोजिशन एनओ समेत कई अरकान असम्बली ने गिरफ्तारियां देने वो थाने पहुंचे थे, ताहम पुलिस ने गिरफ्तारियों से इनकार कर दिया था। इसके बाद पिछले एक हफ्ते से कोयटा के बिजलीगढ़ थाने में अपोजिशन रहनुमाओं का धरना जारी है और गुज़िश्ता रोज़ बात की जाए अपोजिशन लीडर बलूचिस्तान असम्बली मलिक सिकंदर एडवोकेट समेत हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान असम्बली के साथ साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हुकूमती वक्त से मजीद बातचीत करने से भी इनकार किया और बताया कि गवर्नमेंट ने FIR वापस लेकर वादा खिलाफी की है। वापस ना लेकर, बिल्कुल। और जो बलूचिस्तान असम्बली की हम अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि ये बलूचिस्तान असम्बली की तौहीन है। ओपोजिशन लीडर ने धमकी दी है कि अगर गवर्नमेंट ने FIR वापस न ली तो जाम कमाल की हुकूमत को सूबे भर में जैम कर देंगे हम। दूसरी जानिब हम अपोजिशन लीडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं तो इस पर बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी ने भी रद्द-ए-अमल दिया और वाज़ेह किया कि कानून सबके लिए बराबर है, किसी को कानून शिकनी की इजाज़त नहीं देंगे। अपोजिशन अरकान के खिलाफ मुकदमा कानून के मुताबिक हुआ है, ख़त्म भी कानूनी तौर से ही किया जाएगा। उसूली तौर पर यह बात ठीक नज़र आती है, लेकिन सियासी तौर पर इस पर जो इस रिफ्ट की सी सूरत हाल है ये हम लियाकत शाहवानी से डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है इस वक्त। लियाकत साहब, छोटा सा तनाज़ा था, लगता है बातचीत से हल हो सकता था, लेकिन मामलात शिद्दत इख्तियार कर गए। हुकूमत फिल वक्त अगर FIR के हवाले से आपके मौक़िफ़ की बात करें तो दुरुस्त नज़र आता है इस हद तक कि कानूनी तरीके से हुई है और कानूनी तरीके से ख़त्म होगी, लेकिन अपोजिशन रेफर करती है कि हुई क्यों, इसका होना ही कानूनी नहीं है सियासत की मफामती अमल के अंदर। तो अब एक बड़ी जिगजैग सिचुएशन है और बड़ी ट्रिकी सिचुएशन खासतौर पर हुकूमत के लिए है। कहाँ खड़ी है हुकूमत इस सारी सूरत हाल को लेकर? जी, हुकूमत बिल्कुल अपने उसूल मौक़िफ़ पे कायम है और मुस्तहकम कड़ी है और जमहूरी अमल यही है कि जहाँ पर तनाव पैदा हो तो मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाता है। 4 हमारे डेलीगेशंस अपोजिशन से मिलने ताने गए हैं, लेकिन अपोजिशन केसेस विड्रॉल की आड़ में वो जो नहीं कहना चाह रहे मीडिया पे, वो हमारे रुफ़का से कहते हैं कि हमें फंड्स प्रोवाइड किए जाएं। और इनका ये जो तनाव पैदा हुआ, इसकी बुनियाद भी यही थी कि अपोजिशन ओवरऑल जो बजट का डिज़ाइन है, बजट प्रोसेस है, उसको नज़रअंदाज करते हुए अपने लिए जो अपने हल्कों में वो फंड्स का मुतालबा कर रहे थे। और हमारा नुक्ता नज़र ये था कि पहले भी अपोजिशन ने जहाँ जहाँ
प्रो पब्लिक स्कीमात आइडेंटिफाई किए हैं, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने उसको ऑनर किया है। जो जो उन्होंने तजावीज़ दी हैं, जो बेहतर राय आवाम के लिए, उसको हमने ऑनर किया है। और बेहतर तरीका यही है कि बजट सेशन में अपोजिशन अरकान आके अपने तजावीज़ दें और मिलजुल कर जो है जो बजट प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। अपोजिशन ने इस अमल को आगे बढ़ाने से यकसर इनकार किया और बजट से कबल ही उन्होंने धरने देने शुरू कर दिए, रोड ब्लॉक के शुरू कर दिया, कारकुनों के हाथों में पत्थर थमा दिए, शीशे तोड़े और फिर उस असम्बली पे हमलावर हुए जिसके वो खुद अरकान थे। आज जो असम्बली की तौहीन की वो बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ केस विड्रॉल, वो ये क्यों भूल जाते हैं कि ये केसेस बने ही असम्बली की तौहीन की वजह से। लेकिन वो कहते हैं आपने वादा किया था कि हम विड्रॉ करेंगे, आपने वादा किया था, आपने वादा खिलाफी की है। दूसरी बात ये कि अगर FIR वैलिड है तो क्या पुलिस हुकूमत की बात नहीं मान रही, उनको गिरफ्तार नहीं कर रही? तो थाने में बैठे हैं, कहते हैं हमें गिरफ्तार करो। देखिए, FIR जो है स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली ने एक लेटर भिजवाया था थाने के बजट वाले दिन 18 जून को गैर मुतल्लिका अफराद वो कैसे एंटर हुए, दीवारें उन्होंने पलांगी, शीशे तोड़े, गमले तोड़े, वजीर आला साहब पे हमलावर हुए, हमारे MPs पे हमलावर हुए और असम्बली के जो प्रेमिसेस है उसको यरगमाल बनाया उन्होंने। और असम्बली की तौहीन, रवायात, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, नॉर्म्स उन्होंने वायलेट किए। इस ज़मीन में लॉ जो है, कानून वो एक्शन में आया, उन्होंने FIR दर्ज किया और फिर पुलिस का एक तरीका कार है कि FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन करके ही वो गिरफ्तारी कर सकते हैं। और हमने अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया। अज खुद वो ताने गए हैं, वो ताने में बंद नहीं है, बैठे हैं, अपनी खुशी से वहां बैठे हैं और सरकारी मेहमान बनने का उनका शौक है, पूरा कर रहे हैं। शाहवानी साहब, उनको बंद करें ना, ये आप क्या तासुर दे रहे हैं कि वो ताने में बैठे हैं? बंद नहीं है इसलिए कि वो हुकूमत के लिए खतरा है। आप फिर बहादुरी दिखाएं, FIR है, बंद करें, उनको अदालतों में पुलिस पेश करे, अदालत उनको रिलीफ दे या राजीनामा हो, जो भी सूरत हाल हो। ये तो अजीब सूरत हाल है, चूंकि वो सियासी लीडर हैं तो वो कह रहे हैं हमें गिरफ्तार करो, गिरफ्तार हो नहीं रहे, आपसे हो। ये मतलब क्या कानून कहाँ पे है बलोच? कोई कानून है बलूचिस्तान में इस वक्त? जी, आपने खुद जिक्र किया कि या उनसे राजीनामा किया जाए, ये भी अभी एक कानूनी नुक्ता है। और साथ आपने ये कहा कि उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे, तो कार्रवाई है, FIR हो गई है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हमने 4 डेलीगेशन भिजवाए हैं, आपने भी कहा कि राजीनामे का जो ऑप्शन है वो तनाव को की शिद्दत को कम करने के लिए बेहतर है, हमने वो अडॉप्ट किया है। और इंटरव्यू में आपने कहा कि अपोजिशन वालों ने मजीद मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। इट मीन्स कि जो अटदर्मी है, जो डेडलॉक है, वो अपोजिशन के एंड पे है। वो जो है मुज़ाकरात के अमल को सबूताज करना चाहते हैं, इसको आगे बढ़ाना नहीं चाहते और ताने में बैठ के गवर्नमेंट पे ये प्रेशर डेवलप कर रहे हैं कि उनके लिए समहाउ कोई ज़िमनी बजट लाके या कोई और तरीका कार इख्तियार करके उनके लिए स्कीमात आइडेंटिफाई किए जाएं, उनके एंड पे फंड्स रखे जाएं। ये सारा मामला है। ठीक हो गया। अच्छा, ये यार मोहम्मद रिन साहब हुआ, इन्होंने क्यों अलहदगी इख्तियार कर लिया? आपको लगता है कि इनकी अलहदगी से गवर्नमेंट को खतरा हो सकता है या नुकसानदेह साबित हो सकती है इनकी अलहदगी? नहीं, खतरा तो कोई नहीं है। हाँ, नुकसान इस हद तक जरूर है कि हमारे बड़े सीनियर और मोतबर वो पॉलिटिशियन है, कैबिनेट के बड़े अच्छे हमारे रुकन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। 2 माह कबल बलूचिस्तान असम्बली की फ्लोर पे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के हवाले से काफ़ी रिजर्वेशन का उन्होंने इजहार किया, नाराज़गी का इजहार किया और साथ ही वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब से भी कुछ गिले शिकवे किए। बाद प्राइम मिनिस्टर साहब जब कोयटा तशरीफ लाए, उस मीटिंग में सरदार साहब भी तशरीफ फरमाते, प्राइम मिनिस्टर साहब भी, CM साहब भी, वहाँ पे भी ऐसी कोई बात नहीं हुई। 18 जून को जो कैबिनेट बजट इजलास हुआ उसमें भी सरदार साहब तशरीफ लाए। उनके कुछ ग्रीवेंसेस थे जो एड्रेस कर लिए गए थे, लेकिन फिर यकायक वो ताने पहुंचे अपोजिशन अरकान से, उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद अपने तौर पे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैं ये समझता हूँ कि सरदार साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये उनका इंडिविजुअल एक्ट है, उनका डिसीजन है, उन्होंने फैसला ले लिया। उनकी अपनी खुशी, उनकी अपनी मर्जी। ठीक है। अच्छा, एक तो ये जो आपका वफ्द जा रहा है इस वक्त अपोजिशन वक्त से, अपोजिशन के रहनुमाओं से मिलने के लिए, आपके पास क्या तजावीज़ है? कोई आपका होमवर्क भी होगा ना कि आप उनके सामने ये तजावीज़ रखते हैं? इट्स ऑलवेज अ गिव एंड टेक, थोड़ा सा वो पीछे हटेंगे, थोड़ा सा आप उनको कुछ ऑफर करेंगे, थोड़ा सा गवर्नमेंट पीछे हटेगी, ऐसी निगोसिएशन होती हैं। तो आपके पास क्या है इस वक्त उनको ऑफर करने के लिए और उनकी जिद किस बात के ऊपर है जो उन्होंने अपने मुतालिबात सामने रखे हैं? ज़रा कुछ सामने रखिए हमारे।
जिद जो है फंड्स के लिए था, और फंड्स ही के पादाश में बजट प्रोसेस को उसका हिस्सा नहीं बने, हड़ताल किए, FIR हुए, और आज भी फंड्स का डिमांड है उनका। लेकिन हमने ये कहा कि बजट पास हो चुका, आइंदा जो आपकी तजावीज़ होंगे, आइडेंटिफिकेशन होंगे, उसको देखा जाएगा। साथ ही उन्होंने एक एप्लीकेशन वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब के खिलाफ भी दी है कि जिसमें उन्होंने FIR का मुतालबा किया पुलिस स्टेशन में। तो हमने कहा ठीक है, आप के केसेस तो हम विड्रा करते हैं, आप अपना एप्लीकेशन भी विड्रा करें। अपना एप्लीकेशन वो विड्रा करने पे आमादा नहीं है। तो बेसिकली दोनों तरफ से केसेस और एप्लीकेशन विड्रॉल उनका मेन इशू नहीं है, मेन इशू उनका फंड्स हैं। हमारा नुक्ता नज़र ये है कि आप असम्बली पे हमलावर हुए, आपने जमहूरी रवायात को तोड़ा, आपने बलूचिस्तान के जो रस्म और रिवाज है, कल्चर वैल्यूज हैं, उसको वायलेट किए, असम्बली का तकद्दुस को पामाल किया। आपको इस अमल पे नादिम शर्मसार होना चाहिए, आपको माफी मांगना चाहिए, लेकिन वो सारा कुछ बुला के प्रेशर टैक्टिक्स ताने में बैठ के बावजूद भी जो फिर कानूनी एक्शन बनता है शाहवानी साहब, वो आप नहीं ले रहे। ठीक है, हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस होती हैं ऐसे फैसलों की, नुकसान भी हो जाते हैं, लेकिन फिर आप कानून को, जो आपकी जो हुकूमत की स्ट्रेंथ है वो तो कानून है ना, वो अमल में नहीं आ रहा, वो आना चाहिए, तभी कोई हल निकल सकता है। आप तो चाहते हैं कि बाहरी मामला सेटल हो जाए। बहरहाल चलें, इस पर हम मजीद बात भी करते रहेंगे। उस्मान काकड़ साहब के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई है, जिसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान ने काकड़ साहब की मौत की अदालती तहकीकात कराने का ऐलान कर दिया है, और इस हवाले से बलूचिस्तान हाई कोर्ट को मरासला भी लिख दिया है। क्या काकड़ साहब को सोचे समझे मंसूबे के तहत कत्ल किया गया, ऐसा सोचना है बलूचिस्तान हुकूमत का? देखिए, ये मुतालबा उनके फैमिली और उनकी जमात की तरफ से आया, उनका ये कहना है। तो हमने पहले ही दिन कहा कि उस्मान काकड़ साहब जो है वो बड़े मोहतबर और मुअज़्ज़ज़ सियासतदान थे। बलूचिस्तान का बड़ा उनका एक नाम है, इज्जत है, लोगों के दिलों में उसके लिए मकाम है, जगह है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट रोज़ अव्वल से हम उनके साथ सपोर्ट में खड़े रहे, हॉस्पिटल में थे। उस वक़्त हमने ऑफ़र किया कि दुनिया के किसी भी बड़े हॉस्पिटल में बलूचिस्तान गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर पे उनका इलाज कराएगी। उसके रुफ़ाका के साथ, साहबजादे के साथ, बेटे के साथ, जमात के दोस्तों के साथ मेरी गुफ्तगू हुई, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का गुफ्तगू हुआ। तो हमारे दिल में ये अरमान था कि हम उसका इलाज कराते, लेकिन अल्लाह पाक को जो मंजूर अगले ही दिन जो है वो हमें छोड़ के चले गए। तो उसके बाद उसके फैमिली का ये एक मुतालबा सामने आया। हमने कहा लब्बैक, आपको अगर खदशा है कोई इस तरह का, तो जिस सतह पे आप कहेंगे, जैसे आप कहेंगे, हम जो है एक इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। कल जो है वज़ीर आला साहब जो है उस्मान काकड़ साहब के घर तशरीफ़ ले गए ताज़ियत के लिए, वहाँ ही पे ये सारे गुफ्तगू हुए, और फिर जुडिशल एक इन्वेस्टिगेटिव कमेटी कायम करने का बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने फैसला किया। हमने मरासला जारी किया ऑनरेबल हाई कोर्ट में। दो हमारे जस्टिस हैं, जस्टिस ज़हीरुद्दीन काकड़ साहब और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब। उनकी सरबराही में ये दो नाम हमने भिजवाए हाई कोर्ट से कि वो ये दो नाम अपनी शक्ल इसको दे फाइनल करके, और जुडिशल एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करे, और फिर मेरिट पे कमेटी जो है वो खुद करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, और उसके बाद फैसला करेगी। ठीक है। इन दी एंड मैं दोबारा एक जानिब उसी सूरत हाल की जानिब जो इस वक्त आपके लिए क्रिएट हुई हुई है। उमूमी तौर पे तो सियासी जमातों के दरमियान जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कुछ अकाबरीन होते हैं वो बीच में आके, और एक बड़ी बलूचिस्तान की तो बड़ी रवायात हैं, जिरगे की रवायात हैं, बातचीत की रवायात हैं, और बड़ी ज़बरदस्त रवायात हैं। तो अब तो बड़ी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन लग रही है। तो जब कोई सियासी अकाबरीन या सियासी जमातें मामलात को सेटल नहीं कर पा रही, तो क्या कोई थर्ड फोर्स आएगी? शाहवानी साहब, दोनों हुकूमत और अपोजिशन किसी थर्ड फोर्स की जानिब देख रही हैं, उसकी इन्वॉल्वमेंट हो और ये मामला सेटल डाउन हो, या फिर आपको लगता है कि नहीं, अफ़ाम व तफ़हीम से हल हो जाएगा, कोई डेवलपमेंट फिल वक्त तो हुई नहीं है इस मामले में? देखिए, रवायात अगर लोगों के दिलों में जिंदा रहते तो ऐसे हालात ही पैदा नहीं होते। हमारे रवायात में कब ये हुआ कि एक सफ़ेद रीश, एक आपके बुजुर्ग सियासतदान जो चीफ एग्जीक्यूटिव है बलूचिस्तान का, उस पर आप अमलावर हों, उसकी तरफ जूता पहन के? हमारे हाँ ये कब हुआ है कि ख़वातीन MPs पे आप गमले के जो पीसीज हैं उससे वार करें, शीशे तोड़ें, गालम गलोच करें?
रवायात अगर रहते तो ऐसे हालात ही पैदा नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली ये वाकया हुआ, और रवायात ये भी होते हैं कि कहीं अगर किसी से गलती सरजद हो तो उस पर नादिम पशेमान हुआ जाता है, माजरत की जाती है, हटदर्मी नहीं की जाती। हमारे अपोजिशन रवायात को पामाल मिसुमार करके अब अटदर्मी का भी मुजाहरा कर रही है। उसके बावजूद भी हमने उस रवायात को बरकरार रखा है, वजीर आला साहब ने बरकरार रखा है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने बरकरार रखा है। जल्द हमारे उनके पास जाते रहे, अब भी इंशाल्लाह हम जाएंगे। इतने बड़े सतह पे अगर लॉ इन्फोर्समेंट नजर आवाम को नहीं आती तो बलूचिस्तान के अवाम तो बेचारे वैसे ही बड़े पिसे में महरूमी का शिकार हैं, और अगर इतनी बड़ी लाकानूनियत इतनी बड़ी सतह पे नजर आती है तो अवाम में मजीद मायूसी फैलती है। हम उम्मीद करते हैं कि मामला जल्द से जल्द सेटल हो, दोनों तरफ से जिम्मेदारी का मुजाहरा हो इस मामले। इसी वक्त पर लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। और अब आपको बताते हैं पाकिस्तान सुपर लीग 6 की चैंपियन टीम मुल्तान सुल्तान के बॉलर के हवाले से भी अपने बात करनी है, शाहनवाज धानी। लेकिन ये मेरे ज़हन में कहां से आ गए? ये अचानक से आया। धानी चल रहे हैं हमारे ज़हन में, उनका इस्तकबाल आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी नहीं, अभी हमने आगे बढ़ना है और अभी हम बात करेंगे कुछ मैच रेसलिंग के हवाले से। और धानी भी हमारे साथ मौजूद है। मिक्स हो रहा है, मॉर्निंग है, सब चलता है। शाहनवाज धानी के ये विजुअल्स हैं, कल लड़काना पहुंचे, शानदार इस्तकबाल उनका किया गया, उन पर फूल निछावर किए गए और अल्लाह हंसे जा रही है। धानी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे। 20 विकेट इन्होंने हासिल की और इनका जो इस्तकबाल किया गया, वीडियोस और विजुअल्स आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले, 20 विकेट हासिल करने वाले बेसिकली ये बॉलर हैं। और शाहनवाज धानी ने इस मौके पर जब वो पहुंचे तो गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि कम वक्त में मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया। कामयाबी को उन्होंने क्रेडिट अपने वालिदैन को, बड़ों को और पूरे पाकिस्तान को दिया कि उनकी दुआएं उनके साथ थी। और सबसे एजाज़ की बात यह है कि PSL में बेस्ट बॉलर बनकर और मुल्तान सुल्तान को PSL 6 का चैंपियन बनाकर वो वापस आए। उन्होंने कहा जी मैं 22 साल का हूँ और अभी मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। बड़े एनर्जेटिक हैं माशाल्लाह, बड़ी जबरदस्त बॉल कर रहे हैं, हाइट का बहुत ज्यादा एडवांटेज है और सबसे बड़ी बात यह बड़ा दिल से खेलते हैं। उनका बॉलिंग एक्शन भी बड़ा कमाल है, लोग उनको बहुत ज्यादा हाई रेट कर रहे हैं। पाकिस्तान की फ्यूचर क्रिकेट के लिए अगर अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं, जो कि फास्ट बॉलर के लिए हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात उनकी फिटनेस ही होती है। लेकिन टीम में भी अभी उनको ड्यू प्लेस नहीं दी गई है, उनको T20 स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए, जो कि अभी वो नहीं है। लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि जल्द ही शाहनवाज धानी इसका हिस्सा होंगे। आपको पता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी उनके फैन निकले। उन्होंने जब वो लाड़काना पहुंचे तो उन्होंने भी उसको उनको भी उन्होंने PSL 6 में धूम मचाने पर मुबारकबाद दी और उनका कि उनके फैन हैं और लाड़काना से ताल्लुक रखने वाले क्रिकेटर्स को बेहतर उन्होंने कारकर्दगी पर मुबारकबाद भी दी और कहा कि दूसरे सूबों की तरह सिंध के नौजवान भी बहुत सी सलाहियतों के मालिक हैं, बस उन्हें मौके देने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ जी उन्होंने लाड़काना के बासियों के हवाले से कहा कि उनका सर फख्र से बुलंद कर दिया है और कौमी टीम में शामिल किया जा चुका है शाहनवाज धानी को। वो टेस्ट स्क्वाड का भी हिस्सा है, हमने बताया। अच्छा, बिलावल साहब ने बयान दिया है तो लाड़काना में कोई एक क्लब ही बनवा दें बच्चों के लिए। ये भी अच्छा शाहनवाज धानी जैसे, वो तो बेचारा खुद से ही खुदरो पौधा है, हमेशा ऊपर आता है। तो बिलावल साहब ट्वीट करने के अलावा, आप आसिफा बख्तावर ट्वीट के अलावा अगर कोई वहाँ पे स्पोर्ट्स क्लब बनवा दें, ऐसे बच्चे सामने आए और मजीद गेम्स हो, सिर्फ क्रिकेट ना हो, दीगर गेम्स भी हो, तो ज्यादा अच्छा होगा और ज्यादा अच्छी बात है। बहरहाल धानी इज अ हीरो जी, और आप देख सकते हैं अगर आपके अंदर जज्बा हो, आप अगर डिटर्मिन्ड हो, किसी गांव से उठकर मोबाइल के ऊपर क्रिकेट मैचेस देखकर आप इस सतह तक पहुंच सकते हैं। और अभी भी इनकी फैमिली जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग है, लेकिन धानी ने उनका नाम बुलंद किया है। मेरे ख्याल से बहुत सारे प्लेयर्स हमारी टीम्स में इस तरह से हैं जो इस बैकग्राउंड से इस तरह से आते हैं और उनका दिमाग थोड़ा खराब हो जाता है ना, आमिर जैसे जो प्लेयर हैं जब आ जाते हैं, जब बन जाते हैं तब भी ऐसे ही रहे हम्बल तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो विश ऑल द बेस्ट धानी। अच्छा, अब आगे बढ़े, अब रेसलिंग आप बस फिर जिक्र कर देते हैं, अब रेसलिंग की बात कर रहे हैं, अब बात हमने करनी है। अच्छा जी, अब मैच रेसलिंग के हवाले से हमारे साथ और कुछ चैंपियंस हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताते हैं कि उज़्बेकिस्तान के शहर खिवा में होने वाले मैच रेसलिंग वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने शानदार कारकर्दगी दिखाई है। एक बार फिर हमारा नाम, पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया है। पाकिस्तान इवेंट में पहली बार 3 मेडल्स अपने नाम किए हैं। जैन उमर 50 किलोग्राम की कैटेगरी में और औरंगजेब शाह उन्होंने 80 किलोग्राम की कैटेगरी में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है, जबकि मोहम्मद साद 60 kg कैटेगरी में ब्रोंज मेडल अपने नाम करने में कामयाब रहे। बिल्कुल, बात करें इवेंट में पाकिस्तान समेत 9 ममालिक की टीमों ने शिरकत की। खिलाड़ियों ने इस इवेंट पे अपनी मदद आप के तहत शिरकत की थी और ये दूसरा मौका है जब पाकिस्तान ने मैच रेसलिंग चैंपियनशिप में तारीख रकम की है। इससे बात की जाए इससे कबल 2019 में ब्राजील के शहर sao Paulo में
105 किलोग्राम में पाकिस्तान के गुजरावाला के रहमान रजा ने पहली पोजीशन पाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। उसके साथ साथ 80 केजीज की कैटेगरी में लाहौर से ताल्लुक रखने वाले सलमान अकील ने गोल्ड मेडल हासिल किया था और 90 किलोग्राम क्लास में जो बात की जाए गुजरावाला के आसिम कयूम ने ब्रॉन्ज मेडल लिया था। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ ये चैंपियन ग्रुप मौजूद है। 2 प्लेयर्स हमारे साथ हैं, एक नहीं आ सके। औरंगजेब शाह हमारे साथ हैं, जैन उमर हमारे साथ हैं और उनके साथ नवाब फुरकान भी हमारे साथ मौजूद है जो कि प्रेसिडेंट हैं इस मास रेसलिंग फेडरेशन के। उनसे भी हम बात करेंगे। आप तीनों मेहमानों को वेलकम भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं दोनों प्लेयर्स के ऐसा साथ जानना चाहता हूं और फिर मैं आपसे भी बात करूंगा। 50 kg एंड 80 kg। औरंगजेब थोड़ा कम बोलते हैं इसलिए हम सबसे पहले आपसे बुलवाएंगे। कैसा लग रहा है? बड़ी मेहनत चाहिए होती है, पहले बड़ी कोशिश होती है, फिर जाके आप मुकाबले का हिस्सा बनते हैं और इंटरनेशनली सिल्वर मेडल जीत के आना, गोल्ड भी हो सकता था, आई बिलीव कुछ पॉइंट्स का ही फर्क होगा। कैसा लग रहा है जीत के? बहुत खुशी हुई है। इससे पहले भी तकरीबन 3 साल की मेहनत थी इसके पीछे और इंशाल्लाह अगली बार कोशिश करेंगे गोल्ड के लिए। 3 साल की मेहनत थी। यस सर, 2018 से शुरू किया, 2021 हो गया। अच्छा ये बताएं औरंगजेब, ऑब्वियसली ट्रेनिंग बड़ी डिफरेंट होती है और फिर आपने जब बाहर के ममालिक में परफॉर्म करना होता है या आपने जीतना होता है तो आप पे प्रेशर भी होता है क्योंकि सबकी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। सो किस तरह की फीलिंग्स थी जब जीते और जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे, अपनी ट्रेनिंग्स कर रहे थे? फीलिंग तो बहुत अच्छी थी लेकिन इधर ज़्यादा प्रेशर होता था, उधर क्राउड में इतना प्रेशर फील नहीं हुआ था। अच्छा, क्राउड में इतना ज़्यादा उम्मीद थी सिल्वर की या गोल्ड की? उम्मीद गोल्ड की थी लेकिन वो उनके पास क्या गलती हुई जिससे सिल्वर पे आ गए? वो थोड़ी टेक्निक्स उनके पास हमारे से डिफरेंट थी, अच्छी टेक्निक। ऑब्वियसली उनकी ट्रेनिंग भी तो बहुत अच्छी होती है। जैन 50 अभी बहुत छोटा है, वो एज कितनी है आपकी? 16 माशाल्लाह, बहुत छोटे भी हो और 50 kg में ओबियसली आपने ये लिया है। कितना मुश्किल कंपटीशन था बाकी कंपैरेटर्स की निस्बत जब आप ग्राउंड में गए हो? क्या उस वक्त एहसास? सिर्फ एक ही लड़का था जिसने मुझे टफ टाइम दिया है। अच्छा। गोल्ड वही मुझसे लेके गया, बाकी तो मसले। किस मुल्क से था? कजाकिस्तान से था। अच्छा जी। तो उसमें ऐसा क्या था जो आप यहाँ पे लैग कर गए? वो मेरे से पहले टेक्निक करता था अपनी। ठीक है, मेरी टेक्निक तक मुझे पहुंचने नहीं था देता, ये जरा लैग था। अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, मैस रेसलिंग आप थोड़ा सा हमें समझाएं हमारे देखने वालों को। हम तो आम रेसलिंग देखते हैं, ये मैस रेसलिंग इसको क्यों कहा जाता है? इसमें क्या कैसे खेली जाती है ये? रेसलिंग होता है मतलब फाइट 2 बंदों के दरमियान और मैस बेसिकली वेट को कहते हैं। ठीक है। वेट के हिसाब से होती है। बीच में एक बोर्ड रखा जाता है 2 प्लेयर्स के दरमियान। ठीक है। और एक स्टिक से दोनों प्लेयर ग्रिप करते हैं, एक आउटसाइड ग्रिप करता है और एक इनसाइड ग्रिप करता है। ठीक तो इनके दरमियान रेसल होता है। तो इस सूरत में जीता या आप स्टिक अपनी तरफ खींचें या आप उस जो सा आपका ओपोनेंट है उसको अपनी तरफ खींचें। इसमें टेक्निक ज़्यादा इन्वॉल्व है कि जोर ज़्यादा इन्वॉल्व है? दोनों चीज़ें। आप चूँकि प्रेसिडेंट हैं और ये प्लेयर्स, एक तो आपको मुबारकबाद, माशाल्लाह बड़ी कामयाबी है। पहली दफ़ा पाकिस्तान 3 मेडल जीता। गोल्ड भी हो सकते थे लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर डजंट मैटर, बट मैटर्स इज कि आपने कारकर्दगी कैसी दिखाई, आपने खेला कैसा। ऑब्वियसली जीतना तो एक नहीं होता। कैसा लग रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल की मेहनत है। 2014 में हमने इसको इस्टेब्लिश किया था क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में सारी गेम्स जो हैं दूसरे मुल्कों की हैं, जोडो, टाइक्वांडो, रेसलिंग स्टाइल्स भी, और दुनिया में 50 से ज़्यादा रेसलिंग स्टाइल्स खेले जाते हैं। तो मैस रेसलिंग अभी बेसिक थी 2014 में और 7 साल में हम इस लेवल तक पहुंच गए, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा, चूंकि अभी जिस तरह से हम बात कर रहे थे मैस रेसलिंग, जिनको समझ नहीं भी आ रहे विजुअल्स तो हमारी टीवी स्क्रीन पर हैं। ऑब्वियसली जिस तरह से आपने कहा कि अभी मेहनत है लेकिन बहुत कम अरसा है स्टिल अगर देखा जाए, और इसका स्कोप पाकिस्तान में स्पेसिफिकली बढ़ाने के लिए, लोगों का इंटरेस्ट बच्चों का लाने के लिए, इट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो आपकी फेडरेशन इस हवाले से क्या काम कर रही है? और साथ साथ हमें जानना चाहिए गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट या आपके साथ कोई कोलैबोरेशन है जिसकी वजह से आप इन स्टूडेंट्स को, क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि अपनी मदद आपके तहत गए हैं। बिल्कुल। 2014 से लेकर अब तक गवर्नमेंट की हमें जेंटल सब कुछ है, मतलब थपकी है गवर्नमेंट की। फाइनेंशियली गवर्नमेंट इस वजह से सपोर्ट नहीं करती क्योंकि हमारा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि एनजीओज़ को सपोर्ट किया जाए। एनजीओज़ को अपने रिसोर्सेज खुद क्रिएट करने होते हैं। मैडम फमीदा मिर्ज़ा हो गई, हमारी फेडरल मिनिस्टर हैं, 2019 में वो हमारे साथ गई थी। उसके बाद राय तैमूर खान भट्टी हैं, वो रिसेंटली अभी लास्ट विजिट किया था उन्होंने इसी हवाले से, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के हवाले से। तो उनकी तरफ से हल्की सी थपकी है, बाकी रिसोर्सेज हम खुद जनरेट कर रहे हैं और करने भी पड़ते हैं चैंपियनशिप्स के लिए, बच्चों के लिए, ताकि वो इंटरनेशनल भी कम्पीट कर सकें। एनजीओज़ की तरफ तो प्लेयर्स आते हैं ना, क्योंकि प्लेयर्स को और कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। अगर गवर्नमेंट अपना प्लेटफॉर्म ले आए तो फिर एनजीओज़ का किरदार तो कम हो जाएगा, या इन्हीं एनजीओज़ को एम्पावर करे तो वो
बेहतर तरीके से ट्रेनिंग कैंप्स बेहतर हो सकते हैं, टेक्निक्स बेहतर हो सकती हैं, बाहर से कोचेज आ सकते हैं, या ये लोग बाहर जाके ट्रेन हो सकते हैं? ऐसा हो सकता है। गवर्नमेंट एम्पावर उस वक्त करती है जब गेम्स आती हैं, जैसे ओलंपिक्स अभी आ रही है अगस्त में, उसमें गवर्नमेंट फुल इन्वॉल्व होगी, फ्रॉम शू टू हर चीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, उनका रहना खाना पीना। एशियन गेम्स, साउथ एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स से हट के जो चैंपियनशिप्स होती हैं, जैसे वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वो फेडरेशंस को खुद देखना होता है। उसमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करते हैं, इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करते हैं, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को। लेकिन ये लोग खेलते तो हुकान पाकिस्तान के लिए है ना। हाँ जी, तो बिल्कुल करना चाहिए। जिम्मेदारी तो फिर बनती है, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये एक सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये एक सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ईच एंड एवरी पर्सन, नॉट ओनली द गवर्नमेंट ऑफिसर्स बट एवरी प्राइवेट सेक्टर। देखिए ना, दानी अच्छा खेला तो किसी ने लाड़काना की तारीफ नहीं करनी, पाकिस्तान की तारीफ करनी कि वीज़ा पाकिस्तानी, इनके लिए गुजरावाला की तारीफ नहीं करनी। तो ऑब्वियसली एक पाकिस्तान का इमेज जब आ जाता है तो पाकिस्तान एम्बेसी ने हमें क्या कहते हैं बहुत ज़बरदस्त रिसेप्शन दिया था वहाँ पे सैयद अली असद गिलानी ने, व्हेन ही नोज के पाकिस्तान हैज ब्रैग 3 मेडल्स इन खीवा, तो बहुत अच्छा रिसेप्शन। अच्छा, हम प्लेयर्स से जानना चाहिए कि घर वालों का, ज़ैन आपसे बात करेंगे, कैसा रिएक्शन था जब आप जीत कर आए और फिर आपने चूंकि इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, अम्मी अब्बा बहन भाई सब रिएक्ट किया है सबने? मैं फैमिली का पहला बच्चा हूँ जो मतलब स्पोर्ट्स में आया है। अच्छा। और मतलब जब मैं गया हूँ घर आधा खानदान पहले से घर में माशाल्लाह माशाल्लाह, तो काफ़ी अच्छा उन्होंने वेलकम किया। सर वगैरह ऐसे बच्चों को मुझे तौर पे कहते हैं वेला है, कुछ करता ही नहीं, खेलता रहता है। फिर जब चैंपियन बने तो उन्होंने कहा नहीं वेला नहीं है। ऐसे कहते थे आपको ज़ैन? हाँ जी, ऐसे अब ये तो जब सिल्वर की मैंने घर कॉल की ना, तो अम्मा को यकीन ही नहीं था रहा। अम्मा कहती मुझे वीडियो कॉल करके मेडल दिखाओ, मैंने फिर यकीन करना। ठीक हो गया। और जब आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? रिएक्शन अच्छा था, गए हैं घर, उन्होंने फोन से इस्तकबाल की और तकरीबन सब चाचू और वगैरह सब घर पे थे, मौजूद थे। और सादा ने भी उधर शहर में गए हैं तो इस्तकबाल किया। अच्छा, ये महंगा खेल है, मतलब जब इसका जो प्रैक्टिसिंग मटेरियल है, ट्रेनिंग जब आप करते हैं, मुझे लगता है इसमें आपकी खुराक भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कैजुअल भी बड़े जरूरी होता है, स्टेमिना बड़ा जरूरी होता है। तो ये महंगा खेल है खेलने के लिए। डाइट वगैरह इसकी महंगी होती है, वैसे भी कोई भी स्पोर्ट्स है डाइट तो उसकी फिर महंगी होती है, जोर लगाना होता है तो इसलिए। क्योंकि आप लोगों का ताल्लुक गुजरावाला से भी है, तो कहते हैं बड़े खाते पीते लोग होते हैं, तो आप लोगों की डाइट में मैं जानना चाहूँगी क्या शामिल होता है, किस तरह का पैटर्न होता है खाने पीने का? डाइट में यही है, नाश्ते में अंडे वगैरह होते हैं, बॉइल्ड एग। गुजरावाला वाला ये नहीं खा सकते, ये कढ़ाइयाँ नहीं खाते। अपनी कैटेगरी में रहना है ना। मैं सरगोदा से ये गुजरा। अच्छा, तो दिल तो बड़ा करता होगा। नहीं, सब कुछ खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, उसके बावजूद नहीं करते। शायद हमारे प्लेयर्स की यही खूबी है। कहाँ पे कमी बीइंग प्लेयर्स आप महसूस करते हो? सबसे पहले आपसे मैं पूछ लेता हूँ कि अगर ये वाली टेक्निकल फैसिलिटीज़ हमें मिल जाएं तो हम ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ जो आप तजवीज़ करना चाहो अथॉरिटीज़ अगर आपको देख रही हो कि हमें यहाँ पे? वो यही है कि जब वर्ल्ड कप के लिए अगर जाना हो तो कम से कम 2-3 माह उनके लिए हमारे लिए कैंप होना चाहिए, डाइट प्लान और सारा कुछ, जैसे दूसरी गेमों को क्रिकेट वगैरह को दिया जाता है, कैंप लगते हैं, इसलिए हमारा जीत सकते हो आप वर्ल्ड कप में, मतलब फर्स्ट पोजीशन? यस ऑफ कोर्स। अगर प्रैक्टिस ऐसे हम अपनी प्रैक्टिस पे अगर सिल्वर जीत सकते हैं तो फिर उसमें माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल वी ट्रस्ट इट। जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें फैसिलिटीज को लेकर या टेक्निकल ट्रेनिंग को लेकर? कैंप सबसे ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी चीज़ कैंप है। मतलब अगर हम सिर्फ अपने उस्ताद की मदद से या अपनी मदद आपके तहत सेल्फ ट्रेनिंग के बेस पे यहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो अगर हमें एक प्रॉपर जगह दी जाए या ट्रेनिंग के लिए वक्त दिया जाए तो हम इससे भी बेहतर कारकर्दगी कर सकते हैं। आपका ये सब्जेक्ट है, इस पर ज़रा आप क्या कहते हैं, जब सारे प्लेयर्स अभी हमने कैंप्स को 2 रीजन में लगाया, एक साउथ पंजाब में, एक अपर पंजाब में। साउथ पंजाब रीजन के जो थे उनका कैंप हमने बावलपुर लगाया और जो अपर पंजाब के थे उनका हमने गुजरांवाला में लगाया। तो जब सारे एथलीट्स पूरे पाकिस्तान के एक ही जगह गैदर हो जाएं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जैसे हमारे कोचिंग सेंटर हैं वहाँ पे कैंप लग जाए और वहीं पे कोचिंग सारों को ट्रेन करें तो अच्छी ट्रेनिंग हो सकती है। अच्छा, ये जब भी इंटरनेशनल या पाकिस्तान से बाहर कोई प्लेयर खेलने जाता है तो ऑब्वियसली वो बेस्ट प्लेयर होता है हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स में से, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम कोई नेशनल लीग करवाएं, कोई मैचेस करवाएं, जिससे हमें पता लगे कि हमारा कौन सा बच्चा है, कौन सी लड़की अच्छा खेल रही है। तो आप इसके लिए कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट पहले करवाते हैं जिससे फिर ये निकलते हैं और इनको आगे लेके जाते हैं? 2014 में मैंने जैसे बताया इसका ओरिजिन है और 2016 से हमने रेगुलर इसकी नेशनल करानी शुरू कर दी। अच्छा, ओके। 4 इसकी नेशनल्स हो चुकी हैं। औरंगजेब पाकिस्तान का अनडिफीटेड लड़का था अभी तक, और ये जिस लड़के से हारा है वो 8 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन था। अच्छा। और उसको भी इसने इतने आसानी से गिव अप नहीं किया।
कुछ चीज़ें थी, इसकी एनर्जी ज़रा लूज होगी बिकॉज इट वाज अ न्यू सिटी, न्यू पीपल, तो एग्जैक्टली ये इसने नहीं छोड़ना आगे किसी को भी। आई एम टेलिंग यू। नहीं इंशाल्लाह। एक छोटा मैसेज हम व्यूअर्स से और फिर लेंगे, कोई मैसेज हमारे देखने वालों के लिए, क्योंकि आप लोग जीत कर आए हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करके आए, बहुत सारे बच्चे लड़के आपको आइडलाइज करेंगे, उसको भी दे सकते हो जिसने आपको हराया है। हाँ जरा जिस तरह वो बॉक्सर हारते हैं ना, फिर कह रहे होते हैं कि नेक्स्ट फाइट में हम उसको रशियन में देना पड़ेगा ना, इस भी नीति पंजाब उस्ता। और कुछ भी कहना चाहो जो लोग खेलना चाहते हैं, खेल रहे हैं? बस जो खेलना चाहते हैं यही है कि अपनी प्रैक्टिस वगैरह करें, और इस जिम वाली गेम, कोई भी अगर गेम है जिम वाली, उसमें आजकल मोबाइल का ज़्यादा दौर है, तो ज़्यादातर वो गेमों में मोबाइल वाले में ज़्यादा चल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मोबाइल छोड़ दो, ग्राउंड में आके ग्राउंड में आगे खेलना, फिजिकल खेलना। और दूसरा अपना मुस्तकबिल का प्लान भी बताएं, क्या सोचा हुआ है कि कहाँ तक जाना है इंशाल्लाह? क्या मुस्तकबिल में गेम के हवाले से तो ये है, पाकिस्तान को दुनिया में भी अनडिफीटेड करना है, पाकिस्तान में तो अनडिफीटेड है। और ज़ैन क्या आप मैसेज देंगे? फजूल एक्टिविटीज़ से अच्छा कि इंसान स्पोर्ट्स में आ जाए, मतलब अगर उसके पास कोई टैलेंट है तो वो शो हो जाता है, तो यही मैसेज है कि फजूल एक्टिविटीज़ को छोड़कर अवॉइड करें फिजिकल एक्टिविटी, टिकटॉक्स कम बनाएं और इस तरफ से। हाँ ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है, आप दोनों चैंपियन हैं और ओबियसली आपकी कंट्रीब्यूशन भी है इसमें, वी आर फीलिंग रियली प्राउड। और जिस तरीके से शाजी इन्होंने बताया कि आप तो अनडिफीटेड हैं, हमें तो बड़ा और फख्र हो रहा है आप पे। अल्लाह आपको ऐसे ही कायम रखे और ऐसे ही आपकी स्ट्रेंथ में इजाफा हो, ताकि आप मजीद टाइटल जीत के आएँ और फिर हम इनको बुलाते रहे। बिल्कुल, हमने आपके सामने ये चैंपियंस रखे और उम्मीद है कि मुस्तकबिल में और टाइटल सामने आए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। सो वक्त हुआ चाहता है अब हेल्थ एंड फिटनेस का। खुशी हमारे साथ है। खुशी, क्या है आज आपके पास? थैंक यू इमरान। आज लेग डे है, सो आज मैं लेग की एक्सरसाइजेस कुछ करवाऊंगी एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। आई नो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम बट लेट्स स्टार्ट विद बेसिक एक्सरसाइज। वी आर गोइंग टू डू गॉबलेट स्क्वाट्स। ये हमारे पाम के नीचे ऊपर होगा डंबल, ठीक है। लेग्स हमने शोल्डर के जितने अपार्ट रखने हैं, ठीक है। जितना हमारा शोल्डर का डिस्टेंस है उतना हमने लेग्स को वाइड करना है और हमने ब्रीद इन करना है। नीचे जाने से पहले हमारी बैक स्ट्रेट होगी, ठीक है। लंबर जो है हमारी स्लाइटली कर्व होगी, तो वी गोना गो इन स्क्वाट पोजीशन। हिप को हमने पीछे स्ट्रेच करना है, कीप योर चेस्ट अपराइट एंड एक्सहेल। ब्रीद इन बिफोर गोइंग डाउन, ब्रीद आउट एज यू कम। ओके, आपके वेट जो है बॉडी का सारा टो पे और हील पे होगा, ठीक है। आपने प्रेस करके रखना है फ्लोर की तरफ फुट को, एंड डाउन एंड अप। This is a very basic movement जो सबको आनी चाहिए, ये आप सब ने सीखनी है। So it's going to be 15 to 20 reps each। अगर आपको नहीं आता तो वेट के बगैर कर लें। ओके, सेकेंड एक्सरसाइज वेटेड ही होंगे। जो बेसिकली बिगनर्स हैं they don't have to use the weights as well। So it's going to be courtesy lunges। We're going to cross our leg and bend our knee। Same way फुट पे वेट होगा एंड बैक लेग के टो पे वेट होगा, ठीक है। ये आपके इस मसल को हिट करेगा, लैटरल मसल्स को हिट करेगा। इसके 4 मसल्स होते हैं लेग के, सो देयर आर डिफरेंट एक्सरसाइज फॉर डिफरेंट मसल्स। ओके, दिस इज गोइंग टू बी 15 ईच साइड। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल एज यू डिसेंड योर नी, दिस इज कॉल्ड डिसेंड योर नी। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ओके, थर्ड एक्सरसाइज वुड बी ऑन द फ्लोर। फ्लोर गेट अप्स करेंगे, ये शोल्डर पे होगा, ठीक है। अगेन इफ़ यू आर बिगनर डोंट यूज़ द वेट्स। फर्स्ट आपने अपनी बेसिकली टेक्निक अच्छी करनी है। ओके, जहाँ आपकी नी होगी वहाँ आपने फुट रखना है, प्रेस करना है नीचे एंड वापस उधर नी रखनी है एंड डाउन, हिप्स डाउन एंड अप। स्क्वाट, आपने स्क्वाट पोजीशन में रहना है। ओके, थर्ड एक्सरसाइज इज कॉल्ड लैटरल लंजेस। आपने फीट वाइडर रखनी है शोल्डर से, ठीक है। टो वुड बी पॉइंटिंग फॉरवर्ड। अगेन नो वेट्स बिगनर्स। प्रेस योर फीट डाउन। आपने हिप को पीछे करना है, ये लेग स्ट्रेट रहेगा। जिस साइड पे आपने बेंड करना है वो नी बेंड होगी एंड अप। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये आपके लैटरल इनर थाइज और आउटर थाइज के लिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आपने ये 4 एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करनी है। मेक श्योर यू डू इट राइट, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से इसको परफॉर्म करेंगे उतने अच्छे मसल स्ट्रेच होंगे, उतनी अच्छी आपकी लेग स्टोन होंगी। सो कीप प्रैक्टिसिंग एट होम। आई सी यू गाइस सून। एटलीस्ट 4 राउंड्स करने, सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल, 4 राउंड्स करने, 10 to 15 reps ईच लेग।
ओके थैंक यू वेरी मच खुशी, बहुत शुक्रिया सुबह सुबह इतनी अच्छी एक्सरसाइज बताने के लिए। अपने देखने वालों से हम इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पे देंगे। कल तक के लिए बाय, से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।